प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। शॉर्ट में पीजीबीपी। चलो, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कौन से लॉसेस अलाउड होंगे। एम्प्लॉई पैसे लेके भाग गया या उसकी नेग्लिजेंस से लॉस हो गया, वो कई बार उधार माल खरीदा और फॉरेन एक्सचेंज महंगी सस्ती होने से पैसे फालतू देने पड़ेंगे वो। लेकिन मशीन उधार खरीदी और वेंडर को पैसे देने डॉलर में और डॉलर महंगा सस्ता हो गया, वो P&L में नहीं जाता, वो किस में जाता है? मशीन में जुड़ता है। समझे ना? मैंने बताया था ये आपको। जैसे आपने प्लांट एंड मशीन खरीदी फॉरेन वेंडर से, मैंने ये एंट्री बताई थी, $1,00,000 की है, डॉलर 1 लाख की मशीन है, और जब खरीदी उस वक्त डॉलर 70 रुपये का था। आपने 70 लाख रुपए की एंट्री कर दी। साल के एंड में जब पेमेंट देने लगे डॉलर 72 रुपये का हो गया, तो वेंडर को पैसा देने के लिए वो डॉलर कहाँ से लेने पड़े अपने को? फॉरेन से। फॉरेन वेंडर को देने के लिए महंगे डॉलर लेने पड़े। कितने में? $1,00,000 72 रुपये के हिसाब से अपनी पॉकेट से 72 लाख रुपया जा रहा है। टू बैंक या कैश कितना पैसा जाएगा? 72 लाख। लेकिन हमने तो कितना देना है? 70। तो ये 2 लाख रुपए बैठे बिठाए नुकसान हो गया। ये नुकसान किस में जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट होगा, क्योंकि मशीन का उधार है। मशीन महंगी कर दो, मशीन ही 72 की मान लो, P&L में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये मशीन की जगह क्या होता? दुकान का सामान, देखना बदल लूं। ये देखो परचेज, ये तो मैंने डेप्रीसिएशन के चैप्टर में क्वेश्चन भी डाला हुआ, एक आपने किया भी है। अब मैं बदल देता हूं। यहां पे मैंने क्या कर दिया? परचेज, और ये क्या? फॉरेन क्रेडिटर है। सिंपल, जैसे दुकान का माल उधार खरीदा है, इस क्रेडिटर को पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी अपने को? 2 लाख एक्स्ट्रा। ये नुकसान अब कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि परचेज P&L ट्रेडिंग में ही तो गई 70, 72 जानी चाहिए थी। तो 2 लाख रुपए नुकसान, खर्चा 70 डला है, 72 डल जाएगा, 2 और P&L में डल जाएगा। क्लियर है ना? जर्नल करके दिखा दी, बाकी इसमें कोई जर्नल का कोई काम नहीं है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में कौन सी जर्नल है? इनकम टैक्स को अकाउंट थोड़ी बनाते हैं हम, ये तो बने हुए अकाउंटेंसी के अकाउंट को चेक करता है इनकम टैक्स सही है कि नहीं, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड कौन से नहीं। बताया था आपने, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, एडवांस फॉरफिट हो गया, वो अलाउड है क्या P&L में? एडवांस फॉरफिटेड अलाउड है। होता है बिजनेस में, आप एडवांस पैसे दे देते हैं, डील पूरी नहीं होती तो एडवांस क्या हो जाता है? फॉरफिट। वो नुकसान P&L में अलाउड है, लास्ट क्लास में बताया था सैटरडे। और कई बार सामने वाला इस पे नहीं रुकता, वो क्या कर देता है? केस कि माल नहीं उठा रहे भाई साहब, ये मेरे को तो नुकसान बहुत हो गया। बताया था को विजिटिंग कार्ड या कुछ छपवा लिया आपने और लेते नहीं। अगला कहता है जी एडवांस पैसे तो मामूली से हैं, उससे नुकसान थोड़ी पूरा हो जाएगा। सवा मनी बनवा ली, और बनवाई भी ऐसी चीज की जो रूटीन बिकती नहीं। मान लो रूटीन जो बर्फी है, लड्डू हैं, वो तो नहीं उठाएगा तो कोई और ले जाएगा या किसी और मिठाई वाले को दे देगा। सवा मनी ऐसी चीज़ की बनवा ली जो कि अक्सर क्या है, लोग लेते ही नहीं। मान लो किसी की बनाओ, कौन सी बनाता है ऐसी सवा मनी? क्या बना सकते हैं? मान लो चॉकलेट के गोले बनवा लिए ऐसे, बाजार में भी आते हैं ना, चॉकलेट की सवा मनी लगा दी गोल गोल वो। अब वो कोई और ले लेगा, और वो चॉकलेट कुछ ऐसी है वो 7-8 दिन से ज़्यादा वो बचेगी नहीं, मतलब पेरिशेबल है, इस टाइप की है। अब वो वाली तो कोई और बंदा लगाएगा ही नहीं, उसकी भी किसी और को कह लिया भाई तू ही जा, कोई और वक्त आ जाएगा ना। ना, वो रूटीन चीज नहीं, रूटीन में वही चलता है, लड्डू है या और है या कुछ भी है इस तरह, मतलब जो 5-4 आइटम ड्राई फ्रूट ये वो, ये तो कुछ और ही हो गया। अब आपने उसको, वो माल था वो सारा जो देना था, वो 100 मनी 50,000 रुपये का माल तैयार हुआ था, होना था। आपने दिए थे एडवांस सिर्फ 3,000 रुपये। 3 तो वो हलवाई वापस नहीं देता, या वो जो बेकरी शॉप वाला 3,000 तो देता नहीं, वो तो गए। लेकिन उसने केस और ठोक दिया आप पे, कहता 3,000 से नुकसान थोड़ी पूरा हो जाएगा, ये तो 25,000 मतलब 50 क्या तो 40 तो मेरे लगे हुए हैं, मेरा तो जीरो है, ये कौन लेगा इसको? बात भी सही है, उसको कौन लेगा? इतना माल कहाँ ख़त्म करेगा वो?
अब उसने क्या किया, केस लगा दिया हमारे खिलाफ, और कोर्ट ने कहा 10,000 रुपये और देने पड़ेंगे, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और बंदे का नुकसान हुआ है बेकरी का। चलो बेकरी साहब को कहा तू कर यार एडजस्ट कहीं ना कहीं इस माल को, 10,000 और दिलवा देते हैं, 3 तू पहले खाए बैठा है, 13 हो गए, तेरा नुकसान पूरा। 10 हमने और दिया कोर्ट के ऑर्डर से, क्या ये भी P&L में अलाउड है? ये भी P&L में अलाउड है। चलता है, व्यापार करते हैं ना जब, होता रहता है ऐसा, केस वेस चलते रहते हैं। किसी ने आपकी दुकान पे कब्जा कर लिया, छुड़वाने के खर्चे आएंगे P&L में? आएंगे। लेकिन आपके घर पे कब्जा कर लिया, उसे बचाने के खर्चे आएंगे P&L में? नहीं। बिजनेस में लोन दे दिया आपने, देने होते हैं, आपा भी तो लोन लेते हैं, आपा भी किसी को देते हैं यूज करने के लिए, पैसे होता है कई बार, आपा उधार लेते हैं, हम भी तो उधार दे देते हैं। बिजनेस में कोई लोन दे दिया और सामने वाला डिफॉल्टर भाग गया पैसे लेके, नुकसान आएगा P&L में? आएगा। बैंक में पैसे पड़े थे, बैंक डिफॉल्टर हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, लॉस आएगा P&L में? आएगा। लेकिन प्रोप्राइटर ने अपने साले साहब को पैसे दे दिए, क्या करे, वाइफ को भी खुश करना है, तो साले साहब को पैसे दे दिए बिना ब्याज के। दुकान का पैसा क्यों दे दिया? अपने ब्रदर इन लॉ को बिना इंटरेस्ट के। पहली बात रिश्तेदारी, दूसरी बात बिजनेस की कोई डीलिंग नहीं, तीसरी बात बिना ब्याज के। यानी सारी बातें ये प्रूव करती हैं कि पर्सनल पर्पस लोन है, ये बिजनेस नेचर का लोन नहीं। अगर वो डूब गया तो P&L में नहीं आएगा, क्योंकि वो शो करता है कि बिजनेस की नॉर्मल डीलिंग नहीं है, ये पर्सनल लोन हो गया, पर्सनल लॉस हो गया। समझ गए ना? बोलो कोई डाउट? चलो, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या P&L में अलाउड होगा और क्या अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। पेज नंबर चेक करना, पेज 1 2 3 4 5 6 7 बनेगा शायद ये। साइंटिफिक रिसर्च वाले टॉपिक पे आना। सेवन बनेगा, 7। लिख लेना, 12 पेजेस दिए थे मैंने सारे, नंबरिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना। चलो, पेज नंबर 7 ऑफ द चैप्टर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा वेटेज है इसकी। क्या? और देश के लिए भी बड़ा जरूरी सेक्शन है, कंट्री के ग्रोथ के लिए। सेक्शन 35 क्या कहता है? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक और अदर रिसर्च। अगर आप कोई रिसर्च करते हैं या रिसर्च खुद नहीं करते, किसी को रिसर्च के लिए देते हैं, तो देश के लिए अच्छी बात है ना, कोई रिसर्च हो। कब तक दुनिया की रिसर्चों पे काम चलाते रहेंगे? अपनी रिसर्च भी तो करनी चाहिए। बढ़िया, कोरोना में मेडिसिन बना ली, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट, अब वेपन है, हथियार सब लोगों से लेते हैं, है ना, हेलीकॉप्टर, प्लेन, कोई बोइंग कंपनी है जर्मनी की, वहाँ से आ रहे हैं। रफाल, मेरे को तो ये हैरानी है, रफाल जब फ्रांस से आ रहा था, अंबाला में उतरना था, जगह जगह स्वागत कर रहे हैं भाई। वो लोगों से ली हुई, पैसे दे के चीज़ है, अपना कोई बनाया नहीं हुआ। हम किस चीज़ का गर्व कर रहे हैं उस पर कि रफाल आ गया जी, रफाल आ गया भाई, उनसे पैसे दे के खरीदा है, तो कौन सी बड़ी बात है? अपनी बना ली हो फिर तो आप करो जी, हमारा मेक इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है, उनसे लिया हुआ है। और फिर टीवी चैनल वाले ऐसे दिखाते हैं, पाकिस्तान सावधान, रफाल आ गया है भैया, कल को वो खरीद लेंगे भाई, अपनी कौन सी चीज़ है ये? चलो ऐसे ही करते हैं मीडिया वाले, तो भाई अपनी कोई बात हो उस पर तो कुछ करो भी, प्राइड फील करो। चलो, ये सारे हथियार फॉरेन से आते हैं, कितनी आर्टिलरी, सब गन वगैरह, बोफोर्स गन और ये वो सब फॉरेन से इंपोर्ट होती हैं, रशिया से, कोई फ्रांस से, कोई यूएस से, इजराइल से। छोटा सा देश इजराइल, पता कितनी पॉपुलेशन है उसकी? शायद 1 करोड़ न या 90 लाख। और उन्होंने कहा इतने बढ़िया वेपन है कि बैंड बजा रखा उसने, आसपास सारे दुश्मन हैं उनके, उनसे भी हम लेते हैं। 130 करोड़ वाला देश 1 करोड़ वालों से हथियार लेता है। तो चलो, वो क्या है कि वहाँ से आप इतनी चीज़ें ले रहे हो, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च तो हुई नहीं ना। रिसर्च किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात है, कोई भी रिसर्च करो। देखो 100 रिसर्च होंगी, 99 फेल होगी, पर एक भी कामयाब हो जाए तो देश के लिए तो अच्छी बात है। और एफर्ट करने पे है, कभी ना कभी तो कामयाब होंगे। इनकम टैक्स लालच दे रहा है, करो रिसर्च,
कौन सी रिसर्च, साइंटिफिक नेचर की या कोई और रिसर्च हो, करो, खुद ना करो खर्चा तो किसी को दे दो। जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है पेस्टिसाइड्स पे। अब ये पेस्टिसाइड्स है हमारे अंदर भी तो जाते हैं ना। अब ये किसानों ने पेस्टिसाइड डाल डाल के फसलें क्या 20 गुना कर ली। पहले जितनी फसल उगती थी ये खाद, गोबर वाली खाद डाल के, फर्टिलाइज़र ये वो नॉर्मल, पर वो अच्छी फसल होती थी, अच्छी ऑर्गेनिक। लेकिन अब वो ऐसी आज यूरिया और ऐसी फर्टिलाइज़र आ गए कि वो नुकसान है, हमारे अंदर भी जा रहे हैं। फसल तो बढ़ गई लेकिन कैंसर ये वो बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है। दूध ज़्यादा लेने से के चक्कर में वो भैंस के भी इंजेक्शन लगा देते हैं और इंजेक्शन से वो दूध ज़्यादा देती है, लेकिन कहते हैं जी उसके बॉडी का भी कुछ पार्ट अंदर ही दूध के होता है, तो वो इंजेक्शन वाला दूध कैंसर ही क्रिएट करता है। तो वो क्या करोगे, पानी नहीं है उसमें लेकिन जहर जरूर है उसमें इंजेक्शन वाला, पर क्या करेंगे, किस किस चीज़ से बचेंगे। ये जो रोड पे बैठे हैं वाटरमेलन लेके, इसमें भी इसकी जो वो होती है ना जिसमें वो लगता है ज़मीन में, उसमें भी इंजेक्शन लगा देते हैं। ये शाम को इतना सा होता है, बड़े सुबह इतना बड़ा हो जाता है। इंजेक्शन का कमाल है, वो उसमें भी वही लगता है इंजेक्शन 50 पैसे वाला जो भैंस के लगाते हैं। तो आधे लोग तो गाय का पीना शुरू कर गए, दूध भी, कि गाय के कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता। गाय के कोई देख लेना तो बवाल हो जाए, दंगा हो जाए। गाय के इंजेक्शन नहीं लगाता कोई, क्योंकि हिंदुस्तान में गाय की पूजा होती है, तो इसलिए वो कहता है प्योर तो पी लो, गाय का पी लो। तो इस तरह चल गया है सिस्टम। तो चलो रिसर्च है, ये तो नेगेटिव रिसर्च है, ये वाली रिसर्च अच्छी रिसर्च नहीं है जो प्लांट को रातों रात बड़ा कर देती है, दूध ज़्यादा ले, ये तो नेगेटिव रिसर्च है। चलो रिसर्च कोई भी हो देश के लिए अच्छी बात है। आप खुद रिसर्च करोगे, पैसा लगाओगे, 100% P&L में लिख लो, करो ऐश, चाहे वो असेट्स क्यों ना खरीदो। रिसर्च होएगी कैसे, चलो आप खुद रिसर्च करोगे तो कैसे करोगे, लैंड लोगे, बिल्डिंग लैब खड़ी करोगे, मशीनें लगाओगे रिसर्च के लिए, बंदे रखोगे, साइंटिस्ट सैलरी दोगे, केमिकल खरीदोगे, बिजली का बिल भरोगे। तो दो तरह के खर्चे करोगे रिसर्च में, कैपिटल और दूसरे कौन से, रेवेन्यू। कैपिटल वाले भी उठा के P&L में डाल दो 100%, पूरी की पूरी मशीन P&L में। अब डेप्रीसिएशन मत लगाना, अब यहां तो पूरी मशीन P&L में लिख रहा है तू, सिर्फ लैंड छोड़ दो। खुद की साइंटिफिक रिसर्च करोगे। साइंटिफिक रिसर्च तो जिसका बिजनेस ऐसा होगा वही कर पाएगा। एक आदमी कारपेट बनाता है, वो कौन सी साइंटिफिक रिसर्च कर लेगा, करेगा वो साइंटिफिक रिसर्च, उसका बिजनेस ही नहीं ऐसा। क्या वो ऐसा मैट बना देगा कोई जो गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहे, नहीं ना। मान लो मैं अपनी बात करूं, हम कौन सी रिसर्च कर लेंगे, साइंटिफिक तो नहीं ना। मान के चलो नॉर्मली साइंटिफिक रिसर्च तो करेगा अगर आप पेस्टिसाइड्स बनाते हो, दवाइयाँ बनाते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी, हिमालय वाले हो गए, ये कर सकते हैं रिसर्च। या कोई आप वो आयरन बार बनाते हैं कि भाई उस पर रिसर्च कर लो कि ताकि वो ना जंग ना लगे उसको, या अर्थक्वेक में टूटे ना, कुछ ऐसी रिसर्च। मतलब अगर आपका बिजनेस की नेचर ऐसी है, एसी बनाते हो तो रिसर्च कर सकते हो कि बिजली कम खाए और कूलिंग ज़्यादा दे, ऐसा ऐसी रिसर्च हो सकती है। एलईडी पे रिसर्च हो सकती है, डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है। खासकर पेस्टिसाइड और मेडिसिन वाले तो बड़ी रिसर्च करते हैं, रोज नई नई दवाइयाँ आती हैं। आप रिसर्च करो, खुद रिसर्च करो अपने बिजनेस से रिलेटेड। दो तरह का खर्चा होता है आपका, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो क्या आएगा, सैलरी, मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदोगे, केमिकल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल वगैरह दोगे। कैपिटल में लैंड खरीदी, बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग किसकी बनाओगे, लैब नहीं बनानी, तभी रिसर्च होगी। खुद रिसर्च कहाँ हो जाएगी, लैब वगैरह बनाओगे। मशीनें खरीदोगे, प्लांट एंड मशीनरी रिसर्च के लिए, कंप्यूटर्स वगैरह रिसर्च के लिए। 100% सारा अलाउड है। आपका ये खर्चा सारा मिला के 20 लाख आया तो आप P&L में कितना डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आप पूरा का पूरा साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंसेस कितने, 20 लाख का 100%, 20 लाख का 20 लाख ही आ जाएगा। ये वाले में लैंड छोड़ देना, मान लो लैंड है 40 लाख की, बिल्डिंग बनी 30 लाख की, 20 लाख की मशीनें और 10 लाख के कंप्यूटर, नॉट अलाउड। लोग कहता है लैंड का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, लैंड खत्म हो जाएगी क्या रिसर्च करके।
लैंड तो वहीं रहेगी, लैंड छोड़ दो, बाकी सारी चीजें जोड़ लो। बाकी चीजें कितनी बनी लैंड छोड़ के? 30, 20, 10, 60 बना 60 लाख। ये भी पूरा का पूरा साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंस कितने? 60 लाख है ना। 60 लाख का 100% कितना आ जाएगा P&L में? 60 लाख ही आ जाएगा। सही है। देश को मोटिवेट करना चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको यार ये क्या बात हुई, हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारा खर्चा लग रहा है और तुम चीख चीख के कह रहे हो इनकम टैक्स वालों कि भाई तुझे अलाउड कहते कुछ मिला तो है नहीं, मिलता मिलाता कुछ नहीं। इनकम टैक्स कहता है हम तो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि भाई तेरा ये खर्चा कैपिटल धीरे धीरे तू डेप्रिसिएशन लगाता, तेरे प्रॉफिट थोड़े कम होते, हमने एक साथ ही P&L में डलवा दिया ताकि तेरे प्रॉफिट एकदम से क्या आ जाए? कम, तेरा टैक्स बच जाए, तेरे को इस साल बोझ कम पड़े इनकम टैक्स का। अगले साल तो उल्टा क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। अगर डेप्रिसिएशन लगाते कई साल थोड़ा थोड़ा 60 लाख धीरे धीरे खत्म होता, अब इकट्ठा खत्म हो गया। कम से कम शुरू में ही दिक्कत होती है आपको टैक्स भरने में। क्यों? क्योंकि खर्चा लग रहा होता है आपका। इसलिए इनकम टैक्स ने कहा तू पूरी मशीनें, पूरे कंप्यूटर, पूरी बिल्डिंग P&L में अलाउ कर ले। अब डेप्रिसिएशन के लिए मत कह हमें, जब पूरी मशीन पूरे कंप्यूटर ही उड़ गए, खर्चे में आ गए। बट अगर P&L में प्रॉफिट सफिशिएंट ना होना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मत डालो P&L में। क्या रेवेन्यू डाल दो, लॉस आता आने दो, कैपिटल वाले मत डालो। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतने डालो, बाकी किसी और हेड से कम हो जाएंगे। कितने भी साल डेप्रिसिएशन की तरह कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, 20 साल भी, और अगले साल भी किसी हेड से कम हो जाएंगे। देखना, मैं से कह रहा हूं, मान लो इस कंपनी का या प्रोप्राइटरशिप का GP जो है 30 लाख है, 30 लाख, आपने 20 ये लिखा। अब ये अपने 60 कैसे लिखूं? प्रॉफिट है ही नहीं अपना, प्रॉफिट कितना है? 30, तो 10 ही लिख पाया। बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट ही नहीं अवेलेबल है। प्रॉफिट कितने अवेलेबल है? 10। बाकी कितना बच गया अभी भी? अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के कितने खर्चे बच गए? 60 लाख में से 10 कटे हैं अभी, अलाउड हुए हैं अभी, अलाउड अंडर सेक्शन 35। 50 लाख अभी भी अनअब्जॉर्ब्ड है। क्या करो इस 50 लाख को? कोई और हेड है वहां से उड़ा दो, बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह कहीं से उड़ा लो। अगर कोई और हेड नहीं तो अगले साल भी कहीं से बिजनेस से उड़ा लो। तो वेल, बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो कहीं और से उड़ जाएंगे डेप्रिसिएशन की तरह। और कितने साल कैरी फॉरवर्ड? जितने मर्जी, कोई रोक नहीं है। अप टू एनी नंबर ऑफ ईयर इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, बेकार नहीं जाएंगे। ये समझ आइए साइंटिफिक रिसर्च के। मैं कह रहा हूं लॉस आता आने दो, रेवेन्यू नेचर के तो डालो P&L में, कैपिटल नेचर के जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतने डालो। मान लो मैं कह दूं कि प्रॉफिट सिर्फ 15 लाख का था, तो अपने तो रेवेन्यू नेचर के भी कितने अलाउड हुए? 20 पूरे। और क्या आ गया यहां पे? लॉस। कितना लॉस? देखो मैं कह रहा हूं GP कितना है आपके ट्रेडिंग P&L में? बाकी खर्चे काट कूट के 15 है। मान लो आपका 20 लॉस, ये खर्चा है रेवेन्यू नेचर का, लिख दो। लॉस आता आने दो। कितना लॉस आ गया? आने दो। बिजनेस में लॉस आ गया, आने दो। कितना बिजनेस में लॉस? 5 आ गया। और लॉस का क्या करते हैं आपको पता है? बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल के अदर सोर्सेज से कट जाता है। ना कटे तो अगले साल जाएगा। अगले साल बिजनेस का लॉस कहां से कटता है? सिर्फ बिजनेस से। अगले साल बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो और अगले साल, कितने साल? 8 ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। स्पेकुलेशन वाला 4 होता था ये। तो लॉस आता आने दो। रेवेन्यू नेचर की खर्चों की वजह से लॉस आ सकता है, पर अब तो ये पूरा का पूरा अलाउड हुआ ही नहीं, जीरो अलाउड है ही नहीं था प्रॉफिट एंड लॉस में दम। तो 60 का 60 ही क्या हो गया? ये अनअब्जॉर्ब्ड, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर इस साल कोई और हेड में इनकम नहीं, अगले साल भी किसी भी हेड से कम हो जाएगा, कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड। बोलो कोई डाउट? इस चीज को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, पेज नंबर 9 ऑफ द चैप्टर, इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 देख लो, यही चीज क्या कह रहा है। पेज नंबर 9 इलस्ट्रेशन 7,
कह रहा है बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर आर बिफोर अलाउइंग एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ध्यान देना, ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे घटे नहीं है कोई भी। कितने प्रॉफिट हैं? 2.5 लाख। और साइंटिफिक रिसर्च पे 2 तरह का खर्चा हुआ है, एक तो रेवेन्यू नेचर का 260 और कैपिटल नेचर का 5 लाख। तो बोलो इस आर की अदर इनकम कोई और ना हो तो क्या होगा? बिजनेस का प्रॉफिट बिफोर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस कितना? 2.5 लाख। और साइंटिफिक रिसर्च के रेवेन्यू नेचर के खर्चे, रेवेन्यू नेचर समझ गए ना, रॉ मटेरियल, लेबर, साइंटिस्ट की सैलरी वगैरह, केमिकल वगैरह, वो सब कितने हैं? वो 260। 10,000 लॉस आ गया, आने दो बिजनेस में, आ गया लॉस। और पर वो कैपिटल नेचर वाले 5 लाख कहीं और से कम नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड। और याद होगा जब डेप्रीसिएशन कर रहा था तो मैंने क्या कहा था, अगर अगले साल रिसर्च कर दी बंद, ये मशीनें, ये कंप्यूटर, ये बिल्डिंग कहीं और यूज़ कर ली बिजनेस में, तो इनकी वैल्यू बिल्डिंग में जाके कितनी जुड़ेगी? 30, इसकी कितनी? 20, इसकी कितनी? 10, क्योंकि कुछ भी नहीं कटा। अगर यहाँ कुछ कलाऊ हो जाता तो प्रोपोर्शनल ये चीज़ें कम हो जाती। बताया था ना। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो 1 मिनट के लिए। मान लो मैं कहता हूं कि आपने बिल्डिंग बनाई रिसर्च के लिए 30 लाख, बिल्डिंग 30 लाख, ये खर्चा कितना अपना रेवेन्यू नेचर वाला 20। मैं कह रहा हूं प्रॉफिट अपने यहां पे 32 लाख के हैं, लो 32 लाख, बाकी सब खर्चे काटने के बाद और साइंटिफिक रिसर्च वाले कम करने से पहले 32। अब क्या करूं? कितना साइंटिफिक रिसर्च की बिल्डिंग कितनी आएगी? यहां साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे कैपिटल बिल्डिंग कितनी अलाउड होगी? बोलो यहां पे 12 लाख। 32 पूरा हो गया, बैलेंसिंग। क्या करें? प्रॉफिट कितने अवेलेबल है? 12। बिल्डिंग 30 लाख की कैसे लिख दूं P&L में? प्रॉफिट कितने हैं? 12। अब ये बिल्डिंग का कितना खर्चा है? 30। कितने अलाउड हो गए? 12। कितनी बच गई है? 18। ये 18 किसी और हेड से कम होना था। मैं कहता हूं कोई और हेड नहीं है, नो अदर हेड इनकम, नो अदर हेड इनकम इन करंट ईयर। तो ये लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। पर मैं कह रहा हूं अगले साल अगर आप रिसर्च में यूज करते रहो इस बिल्डिंग को, लैब ही है, तो ये 18 कोई चिंता नहीं, अगले साल किसी भी हेड में से कम हो जाएगा। पर मैंने तो क्या कहा आपको, नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर एंड में ही रिसर्च क्या होगी? स्टॉप्ड, रिसर्च बंद कर दी गई। और ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग हैज बीन यूज्ड इन बिजनेस पर्पस। रूटीन बिल्डिंग, आपने उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट बना लिया, गोडाउन बना लिया, जो भी, तो आपको बिल्डिंग के ब्लॉक में कितना जाके जोड़ना है? बिल्डिंग 10% का जो ब्लॉक होगा ना, उसकी WDV जितनी होगी उसमें ये 18 लाख जाके जोड़ देना है। रिसर्च वाली बिल्डिंग 18 क्यों जोड़ूं? 30 क्यों नहीं? ये तो 30 की थी, 30 की थी, पर 12 तो P&L में डाल के बेनिफिट ले लिया, खर्चे मान लिए, उड़ गई बिल्डिंग 12, प्रॉफिट कम हो गए। अब आपके ब्लॉक में जाके उतनी जुड़ेगी जो जिसका बेनिफिट अभी नहीं उठाना था, पर रिसर्च कर दी बंद, तो अब वो खर्चा क्लेम कहीं और हेड से कटना नहीं, क्योंकि रिसर्च बंद, तो वो बिल्डिंग के ब्लॉक में यूज होगी, क्योंकि वो बिजनेस में यूज होनी शुरू कर दी। कंप्यूटर होते तो कंप्यूटर के ब्लॉक में जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे? जितना अनअब्जॉर्ब अमाउंट है उतना। अगर सारी बिल्डिंग पूरी अलाउड हो जाती, यहां 30 की 30 होता प्रॉफिट, 30 की 30, तो यहां जुड़ती तो सही, रिसर्च बंद अगले साल, बिल्डिंग आके ब्लॉक में जुड़ती, बिल्डिंग में पर जुड़ती कितनी? 0, क्योंकि पूरी अलाउड हो चुकी है। ब्लॉक में जुड़ेगी 0, बेचोगे तो ब्लॉक में से कम होगी, पर जुड़ेगी आके कितनी? 0। लेकिन अभी तो कितनी जुड़ी? 18। अगर 30 की 30 ब्लॉक में आके जुड़ जाती, अगर यहां अलाउड नहीं है तो। नोशनल डेप्रिसिएशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब लगेगा ना, अब 30 की 30 जुड़ गई, जैसे 18 जुड़ गई, अब ब्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग अब लगेगा डेप्रिसिएशन। अब सुनना, चलो ये सेट कितने गिरेगी? 18। 30 में से कितना लॉ हो गया आपको? 30 में से P&L में 12 लॉ हो गया,
साल के एंड में कितने की बच गई? 18। अगर आपने रिसर्च जारी रखी तो घबराओ मत, ये 18 क्या नेक्स्ट ईयर किसी बिजनेस के प्रॉफिट में से कम हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन कहीं से। मान लो रिसर्च बंद कर दी और ये बिजनेस में यूज करनी शुरू कर दी तो ब्लॉक में आके कितनी जुड़ेगी? रिस्पेक्टिव ब्लॉक में 18। पर मैं कह रहा हूं कुछ और, नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में ये कहता है रिसर्च वाली असेट जो थी ना वो बिल्डिंग बेच दी, रिसर्चर ने यूज नहीं की, उसको बेच दिया, सोल्ड फॉर, और वो बेच दी 27 लाख रुपए में। तो आप देखो लेस उसकी अनएब्जॉर्ब्ड वैल्यू कितनी है, साइंटिफिक रिसर्च वाली बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है बोलो? 18, आपने बेच दी 27, तो सरप्लस कितना आ गया? ये कौन से चैप्टर की इनकम होगी? पीजीबीपी। कितनी? 9 लाख। पता है क्यों? क्योंकि पास्ट में P&L में कितना डाला इस बिल्डिंग का? 12 क्लेम किया है। 12 तक तो ये क्या होगी? बिजनेस इनकम। दो अलग अलग बातें हैं, दोनों मिक्स नहीं होनी चाहिए। या तो वो 3 बातें होगी एक तरह से, या तो वो सेट 18 की ऐसी पड़ी है और रिसर्च जारी है, अपनी काम चल रहा है रिसर्च का, ये 18 क्या होगा? किसी और हेड में से कम हो जाएगा। मैं कहता हूं रिसर्च बंद कर दी तो इसकी 2 सिचुएशन है। रिसर्च बंद कर दी और उस बिल्डिंग का क्या किया? फिर बिजनेस में यूज करनी शुरू कर दी, गोडाउन दुकान बना दी, क्या किया? फिर तो वो बिल्डिंग के ब्लॉक में जुड़ जाएगी 18 आके। मैं कह रहा हूं नहीं, रिसर्च बंद और वो बिल्डिंग बेच दी, वो बिल्डिंग बेच दी, यूज नहीं की बिजनेस में, ब्लॉक में नहीं जुड़ेगी, वो बिल्डिंग एज इट इज बेच दी। अब बेच दी कितने में बेची? 27। अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट 18, सरप्लस 9। पास्ट में P&L से कितना लिया? 12 तक तो ये फायदा क्या आएगा? बिजनेस की इनकम। बिल्कुल याद करो, ऐसा कुछ और भी था जो पावर यूनिट वाला था, पावर यूनिट्स में था ना ऐसे, उसमें ऐसे ही करते थे बिल्कुल। और देखो अब थोड़ा बदलता हूं, लो मैं कहता हूं ये बिक गई 35 में, अच्छी बिक गई, -18 करके सरप्लस कितना आ गया? 17 लाख। बिजनेस की इनकम में कितना जाएगा? 12। उससे भी ऊपर आया जो, वो किस चैप्टर में आएगा? कैपिटल गेन। कितना? 5। सीधी सी बात है, ओरिजिनल 30 लाख की है, 35 में बेच रहे हो तो 5 ऊपर के तो कैपिटल गेन है। बिजनेस में तो वो जाएंगे जितना खर्चा गया है। 12 17 का ये ब्रेकअप होगा। समझ आया? तो 2 अलग अलग बातें हैं, बिजनेस में यूज कर लो तो ब्लॉक में जोड़ लो, रिस्पेक्टिव ब्लॉक में। यूज नहीं करते, बेच रहे हो सेट को, तो जितने की बेची लेस, कितनी WDV, कम में बिकी तो लॉस डाल दो, कोई चिंता नहीं है। कम में बिकी तो P&L में डाल सकते लॉस। ये बिल्कुल वहां था ना जिसको नाम वहां तो क्या दिया था? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। P&L में डाल दो। लेकिन अगर आपने फायदे में बेची तो जितना पास्ट में P&L में खर्चा डाला है इसका 12, वहां तक बिजनेस इनकम, उससे ऊपर क्या आएगा? कैपिटल गेन। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने? रिसर्च अपने बिजनेस, मेरा काम जूते का है तो मैं रिसर्च कौन सी कर सकता हूं? शूज मैन्युफैक्चरिंग की रिसर्च कर सकता हूं। खुद रिसर्च अपने खुद के बिजनेस की करनी है, मेरा काम शूज का है, और मैं रिसर्च पेस्टिसाइड की करूंगा क्या? मैंने क्या लेना है पेस्टिसाइड से? एक बंदा कहता है क्यों, देश के लिए कुछ कर नहीं सकते? भैया गलत है, बहाना है, इतना भी कुछ नहीं, ये बातें ही होती हैं। थोड़ा बहुत तो ठीक है, किसी बंदे के बच्चे भूखे मर रहे हैं और उसको कोई आके कहे कि देश के लिए कोई बात नहीं, बच्चों का बलिदान हो जाएगा, ये बातें अच्छी लगती सुनने में। वो पकड़ लेगा सामने वाले का ही गला, कहता जी तू अपने बच्चों को कर, फिर पता लगेगा। ऐसे होता है, कोरोना में ऐसे ही हुआ। एक बैंक में बैठे थे, कई बंदे ना बोलते हुए सोचते नहीं है। हम लोग एक बैंक में ऑडिट कर रहे थे, पिछले दिनों में ऑडिट बड़ी मुश्किल से की थी 2020 के अंदर। सोचो कैसा बुरा हाल था। ऑडिट करने गए तो वहाँ क्या है, बैंक, जिस बैंक में ऑडिट करने गए बैंक वालों ने गर्मी एसी नहीं चला रखा था, पंखे नहीं चला रखे थे। हमने कहा ये क्या? कहते जी सर कोरोना है साहब, कोरोना है, आपको तो चला देते हैं, आप तो ऑडिटर हो सर, मालिक हो आज, तो कह देते हो तो चला देते हैं, वरना कोरोना है। क्या करें, गर्मी में बैठे रहे। अब कहेंगे यार हम सबको रिस्क में डाल दिया, वैसे भी हम बाहर से आए हैं बैंक में, तो कोरोना में तो ऐसे ही था ना, बंदे दूर दूर भागते थे एक दूसरे से। क्या करें, बैंक का भी ऑडिट भी करनी है, नहीं तो फ्रॉड हो जाएंगे कोरोना में। तो ऐसे ऑडिट करते रहे। चलो मैनेजर साहब बैठे थे, एक प्रेम जी थे पंजाब नेशनल बैंक में, अच्छी जान पहचान निकल गई उनसे, कोई पंजाब से जान पहचान निकल गई बेसिकली कोई। तो बातें चल रही थी, उनके पास एक बंदा आया, अच्छा मतलब एक जमींदार, पढ़ा लिखा
बढ़िया। बातों बातों में कहता कहता बढ़िया यार देश की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। वो कहता है कोरोना आ रहा है, मैनेजर को चलो अब कह दिया, हमें लगा भी ना समझ आया, चलो अपा तो क्या अपनी नेचर ऐसी नहीं है हर एक की। बैंक मैनेजर की नेचर थोड़ी सी ऐसी थी, वो भाग के बोला उसको बहुत गुस्से में, कहता भाई अपने बच्चों के साथ हो जाए तुम्हारे ऐसा कुछ तो आप क्या सोचोगे। एक्चुअल में मैनेजर का बेटा उन दिनों में बॉम्बे था और उसे कोरोना हो चुका था, और वो बॉम्बे था, मतलब वो जॉब करता था मैनेजर का बेटा, तो बड़ा परेशान था मैनेजर कोरोना के। उन दिनों में डर ही बहुत था, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसने उसको खूब सुनाया, बंदे को भगा दिया बैंक से। तो होता है ऐसा भाई, ये बातें ना थोड़ी सी देशभक्ति है वो दूसरों के लिए अच्छी लगती हैं, अपने लिए कौन सोचता है, मान के चलो। देखो तो कहता है रिसर्च है अपने लिए करो। इनकम टैक्स कहता है लॉजिक नहीं है इस बात का कि तू काम शूज़ का करे और रिसर्च पेस्टिसाइड की करे, नॉट अलाउड। तेरा काम शूज़ का है, शूज़ पे रिसर्च कर ले, बना ले कोई शूज़ ऐसे जिसका सोल हल्का हो लेकिन ज़मीन पे गर्म भी ना लगे, और लुक ऐसी हो कि लेदर लुक हो पर दौड़ने में बिल्कुल स्पोर्ट्स वाला मजा दे, बर्फ़ पे भी ना पिघल वो फिसले, और ऐसा कुछ। ऐसे तो शायद बनाना ही पड़ेगा स्पेशल, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो, कुशन वाले शूज़ या कुछ करो, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है, करो रिसर्च, अच्छा है, डालो P&L में सारा। और अगर मान लो क्या होता है, देखो रिसर्च अब जब करते हो तो रिसर्च कोई रातों रात हो जाती है क्या, टाइम तो लगता है ना रिसर्च के लिए, तो खर्चा लगता रहता है, बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ अभी तो क्या चल रही है रिसर्च। इनकम टैक्स जानता है, कहता हौसला ना छोड़ो, करते रहो रिसर्च, करते रहो करते रहो, आखिर हम होंगे कामयाब, करते रहो करते रहो। 3 साल बिजनेस शुरू होने से पहले की रिसर्च के खर्चे, बिजनेस शुरू हुआ 1 अप्रैल 21 को, जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ उससे प्रीसीडिंग 3 ईयर, जस्ट प्रीसीडिंग 3 ईयर, मतलब 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 21, पिछले 3 साल, इनमें जितना भी रेवेन्यू कैपिटल खर्च लगा है रिसर्च पे, दोनों किस साल डाल लो, जिस साल बिजनेस शुरू हुआ उस साल खर्चा डाल लो। समझे मैंने क्या कहा। अगर आपकी रिसर्च शुरू हुई है, आपका बिजनेस शुरू हुआ है, देखो बिजनेस कमेंस, आपका बिजनेस शुरू हुआ है 1 अक्टूबर 21 में बिजनेस शुरू हुआ, इससे पहले 1 अक्टूबर 2018 से लेके अक्टूबर 21 के ये 3 साल का जो पीरियड है, इसमें साइंटिफिक रिसर्च के जितने भी तेरे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जोड़ के सारे इस साल 21-22 में डाल दे, अलाउड, बेकार नहीं जाने देंगे, समझे। और इस साल जो होंगे वो तो तेरे को अलाउड है ही है, रेवेन्यू कैपिटल। पिछले 3 साल में जितने भी रिसर्च पे खर्चे हैं वो सारे भी अलाउड। क्लियर। थोड़ी डेट बदलता हूं, लो मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस कमेंस हुआ 1/4/21, तो आप बिल्कुल पिछला साल कौन सा है, 20-21, 19-20, 18-19, इसमें 3 साल हो गए ना पूरे, जितना खर्चा डाल दे P&L में। मैं कह रहा हूं रिसर्च तो आपकी उससे भी पहले की चल रही है, आपका यहाँ 7 लाख, यहाँ 5 लाख, यहाँ 6 लाख, ये 2 लाख, ये 1 लाख, ये खर्चा है। तो इनकम टैक्स कहता है ये भूल जा दोनों, ये तेरे कितने हो गए बता, 9 लाख, लिख ले यहाँ 9 लाख का 100% अलाउड। अब इतने साल थोड़ी होते हैं, दुकान नहीं शुरू करनी, रिसर्च ही करता रहेगा, बहुत होते हैं 3 साल, सही भी है, कर लोगे आप रिसर्च 8 10 साल, नहीं इतनी हिम्मत नहीं होती, पैसा कहाँ से आएगा इतना, 3 साल बहुत है। रिसर्च क्या होती है, देखो मार्केट में बड़ी रिसर्च होती हैं, आती हैं दवाइयाँ और, लेकिन कई कामयाब होती हैं और कई नहीं भी होती। पीछे एक मेडिसिन आई, मेडिसिन तो क्या, एक स्ट्रिप आई, कई लोगों को खराटे बहुत आते हैं ना, सोते हैं बड़ी 4 गरागे भी पता लगता है भी नींद आ रही है अच्छी, तो उसके लिए ना एक स्ट्रिप आई थी, नेजल स्ट्रिप, रिसर्च की 2-3 कंपनियों ने वो स्ट्रिप निकाली कि नाक पे लगा लो रात को सोते वक्त, और वो वेन्स को किस तरह से वो होल्ड कर लेगा, वो स्ट्रिप है हल्की, जैसे बैंडेड नहीं होती उस टाइप की स्ट्रिप, तो वो लगा लो तो वो स्मूथली आराम से सांस लेगा, वो मतलब कोई सिस्टम ऐसा था, चिपकानी है जैसे रात को। लेकिन सुना था एक दोस्त ने बताया कि कुछ नहीं बंद होते भाई उससे, सारे वैसे ही रहते हैं।
तो वो सुपर फ्लॉप हुआ प्रोडक्ट, 2-3 कंपनी ने लॉन्च किया। तो देखो रिसर्च है, कभी कामयाब हो भी जाती है और कभी नहीं। अब बड़ी रिसर्च, मेडिकल साइंस में तो बड़ी रिसर्च चल रही है, कोरोना की वैक्सीन भी तो उसी का रिजल्ट है रिसर्च का। रिसर्च तो ऐसी होती है, एनिमल पे करते हैं, फिर इंसान पे रिसर्च करते हैं, कामयाब भी होती है, नहीं भी होती। कितनी रिसर्च इंसान ने कर ली, वो क्लोन नहीं बना लेते, वो सिस्टम बना के ना माँ के पेट में बच्चा जो है वो शक्ल अपने जिसकी चाहिए वैसे बन जाएगा, जैसे वो चाहते पहले वाले बच्चे जैसी शक्ल हो जाए दूसरे की भी, या पापा जैसे हो जाए, हूबू मदर जैसे हो जाए, वो ऐसे इंजेक्शन दे देते हैं पहले ही, अंदर ही उसका पेट में ही सिस्टम बदलता रहता है, पैदा होने के बाद शक्ल वैसी बनती है। सरकार ने बंद कर दी, क्लोनिंग होगी थी, बिल्कुल क्लोन बना लो। सरकार कहती तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो रिसर्च बैन कर रखी है, बाकी सक्सेसफुल हो चुकी है और बन भी चुके हैं, ऐसे बच्चे पैदा हो चुके हैं जिनकी शक्ल मिलती है अपने भाई बहन से बिल्कुल। पहले वो तो नेचुरल तो होती है जैसे कईयों की काफ़ी, लेकिन वो आर्टिफिशियली वैसी सिस्टम कर देंगे। सरकार ने कहा ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कल को एक क्रिमिनल है, पता लगा उसकी शक्ल के कई क्रिमिनल बन के बैठ जाएंगे, पता लगे कौन असली मारा भी गया कि नहीं मारा गया, तो दिक्कत हो जाएगी, बंद होगी। अभी रिसर्च चल रही है। अभी आप पैरासीटामोल लेते हैं, न्यूमोसाइड मेडिसिन लेते हो, पेन किलर, पैर में दर्द है पेन किलर लेते हो, वो सारे शरीर पे काम करती है। देखो अगर मान लो आपके पैर में भी दर्द है और आपके नेक में भी पेन है, तो 2 लोग हैं क्या, एक ही लोग हैं, जहाँ मर्जी दर्द हो, सर दर्द हो, सारे दर्द ठीक कर देगी, वो पेन किलर है। लेकिन आप सोचो वो कितना एक्स्ट्रा डोज ले रहे हो, वो सारे शरीर पे इफेक्ट डाल रही है, आपके सारे शरीर पे इफेक्ट डाल रही है। सर दर्द नहीं है तो भी काम कर रही है, हाथ में दर्द नहीं है तो भी काम कर रही है, बैक पेन नहीं है तो भी काम कर रही है, और दर्द तो पैर में है, नी में भी नहीं है, तो सारे पे असर कर रही है ना। अगर मान लो कोई ऐसी दवाई हो सीधा पैर दर्द ही ठीक करे तो कितना बढ़िया हो जाए, बहुत कम पावर की लेनी पड़े ना। अब कितनी ज़्यादा पावर की लेनी पड़ती है, सारी बॉडी पे असर करती है। ऐसी रिसर्च चल रही है कि आगे आपको दवाई ऐसे दिया करेगा वो मेडिकल वाला, सर राइट उंगली में दर्द हो रहा है कहता अच्छा सर सेकंड इंडेक्स फिंगर है कौन सी है बताओ, वैसी दवाई दे। चल रही है, शायद हो जाए, चल रही है रिसर्च, बड़ी रिसर्च चल रही है इंडिया लेवल पे। अब देखो ना, बंदे के हार्ट में देखो, जानवर का डाल नहीं देते वाल, जानवर का डाल देते हैं, सुअर का या कुछ, तो रिसर्च है वो। आर्टिफिशियल भी डाल देते हैं, जानवर का भी डाल देते हैं, रिसर्च है। तो वो और भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ आर्टिफिशियल बन जाए ऐसा कुछ, चलो रिसर्च के रिजल्ट है। रिसर्च करो, 100% अलाउड। कैसे अलाउड होगा अब समझ आ गया, पिछले 3 साल का भी अलाउड होगा, यस। अब आ जाओ खुद नहीं करनी रिसर्च। देखो सरकार ये भी जानती है कि हर कोई खुद रिसर्च नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र के पास एक बंदे ने रिसर्च की पेस्टिसाइड्स की, कहता जी बड़ी कामयाब है, देसी तरीका। उस बंदे ने क्या किया, वो ड्रिंक बहुत, शराबी था, ड्रिंक बहुत करता था, उसने अपनी वो जो होता नहीं वो पंप जो स्प्रे करते हैं, किसान देखा होगा, उसमें बोतल डाली शराब की, सारे खेत में छिड़क दी, और सारे कीटाणु और सारे वो जो पेस्ट लगता है फसल को, वो कामयाब हो गया उसका तरीका। वो तो कहता जी मैं तो अपने खेत में शराब की छिड़काव करता हूँ पूरी, कहता जी मेरे तो कोई कीड़ा नहीं लगता। चांस की बात है, सर और लोगों ने भी स्टडी किया, उनके फिर भी लग गया कीड़ा, मीन्स उसके सेट बैठा हुआ है, वो इसी से करे जा रहा। तो ये एक्सपेरिमेंट है, पर इसके बाद में कोई सबूत नहीं मिले कि शराब या अल्कोहल इफेक्टिव ज़्यादा है बाकी पेस्टिसाइड से, पर उसके सेट आए हुए बंदे के बाई चांस। तो चलो रिसर्च है, आप खुद कितनी रिसर्च कर लोगे। चलो मैं कहता हूँ जी आप एक मेडिसिन बनाते हो, मेडिसिन तो ना छोटी छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी, अपने फतेहाबाद के पास एक छोटा सा कस्बा टाइप है भुन्ना, सुना आपने भुन्ना, एक जगह है, कैथल जाते हैं तो रास्ते में आता है भुन्ना। वहाँ पे मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ बड़ी वो दवाइयाँ बना रही हैं, और दवाइयाँ पता है कौन सी बनाती हैं, जिनके नाम ही ऐसे होंगे। एक बार मैं एंटी एलर्जिक लेके आया था, उसका नाम था मोंटी कार्लो, एंटी एलर्जिक मेडिसिन का। मैं बड़ा हैरान हुई, और जब मैंने जाके वो मेडिसिन केमिस्ट को दिखाई भी, डॉक्टर ने दी है एंटी एलर्जिक, मैं ये चाहिए, वो भी हंस के पागल हो गया, कहते हैं मोंटी कार्लो मेडिसिन का नाम है। तो वो दवाइयाँ ऐसी बनाते हैं, वो जो बाज़ार में आती नहीं, वो डॉक्टर सेटिंग से देता ना, कहता है मेरे वाली लेनी है, वो कहीं और मिलेगी नहीं। वो फ़ोन करता है जी दवाई पे क्या, वो इस बार पीटर इंग्लैंड छपवा देना यार दवाई पे, दवाई का नाम ऐसा रख दिया जाएगा, साल्ट वही है लेकिन वो दवाइयों के नाम ऐसे जो बाहर से मिलती नहीं, डॉक्टर के अंदर से ही लेनी पड़ेगी वो वाली दवाइयाँ। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ बहुत हैं, रिसर्च कर सकती हैं, आप करो तो 100%, खुद ना करो तो दूसरों को दो। मान लो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, साइंटिफिक रिसर्च करे दूसरा आदमी, चाहे सोशल साइंस की करे चाहे
पॉपुलेशन पे रिसर्च करे, चाहे मैथ और स्टैट से रिलेटेड रिसर्च करे। खुद रिसर्च कौन सी करनी होती है? साइंटिफिक, और वो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड। खुद रिसर्च नहीं करे, आप दूसरों को दे रहे हो। दूसरों को जो दे रहे हो वो जरूरी नहीं साइंटिफिक रिसर्च हो। कौन सी रिसर्च हो सकती है वो? सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन, ऐसी कोई भी रिसर्च, चाहे साइंटिफिक रिसर्च। दूसरों को दोगे तो सरकार कहती ज़्यादा अच्छा है। पता क्यों? जो खुद रिसर्च है, पहली बात तो आप छोटे लेवल पे रिसर्च करते हो, उसके रिजल्ट अच्छे आने के चांस क्या है? थोड़े से कम। मान लो वंशिका ने सोचा कि वो स्पेस शटल छोड़ रहे थे, फेल हो गया, इस बार हम मिलके कोशिश करते हैं, हम बनाएंगे, अपना छोड़ेंगे। आप कर लोगे कोशिश? बहुत मुश्किल है, इतना ना रिसोर्सेज है, ना इतनी मैन पावर, ना इतने लोग इकट्ठे हो पाएंगे, हौसला नहीं होता। तो अगर आपको देश के लिए सोचना है ना ऐसा कुछ, तो आप क्या करो, वो भाभा कौन सा सेंटर है ना, रिसर्च सेंटर इंडिया का, तो उनको दे दो जो भी पैसा देना है, वो करेंगे रिसर्च। उनकी रिजल्ट के सक्सेसफुल के होने के चांस भी थोड़े ज़्यादा। तो सरकार लालच दे रही है कि इनको रिसर्च खुद करने को तो अलाउ नहीं कर रहे, कर भी नहीं पाएंगे, उनको दे रहे हैं ना लाख रुपए, तो लाख रुपए P&L में वो अलाउ। आप पेस्टिसाइड बनाते हो, खुद रिसर्च नहीं करना चाहते, पता लगा HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है पेस्टिसाइड पे, आप जाके लाख रुपए दे देते हो, लो मेरा भी लाख रुपए ले लो, करो रिसर्च, देश के लिए अच्छी बात है, इससे पेस्टिसाइड अच्छा बनेगा, तो वो लाख रुपया P&L में अलाउड है। नेशनल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया सुना है? नेशनल लैब, एक CSIR है, ये साइंस वाले स्टूडेंट वहाँ से UGC नेट का पेपर भी देते हैं। CSIR रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। या IIT, बच्चे पढ़ने नहीं जाते IIT रुड़की वगैरह, इधर जाते हैं ना, IIT खड़गपुर, रुड़की, इधर, तो IIT भी रिसर्च करता है, वो रिसर्च कर रहे हैं। नेशनल लैब रिसर्च कर रही है, आप जाके वहाँ दे देते हो लाख रुपए, अलाउड 100%। लाख रुपए कहाँ जाएंगे? P&L। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अर्थक्वेक को लेकर रिसर्च कर रही है। अर्थक्वेक आता क्यों है, और आ जाए तो कैसी बिल्डिंगें बनाएं ताकि बिल्डिंगें एकदम से नीचे ना आए। जापान ने बहुत रिसर्च की अर्थक्वेक, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का सेंसिटिव एरिया है इंडोनेशिया और जापान, सुनामी आते रहते हैं वहाँ। और पीछे जो सुनामी आया था ना जापान में, 2 आदमी मरे थे बस, 7 पॉइंट समथिंग का अर्थक्वेक था, समंदर से वो सुनामी आ गया था, इधर भी आ गया था, इंडिया में भी, श्रीलंका, कई जगह तबाही हो गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अभी एक बार अंडमान जाना हुआ, वहाँ सेंट्रल जेल है बिल्कुल समंदर, तो इतना नज़दीक भी नहीं, काफ़ी दूर है, 100 मीटर होगा, तो उसकी वो सेल बने हुए थे, वो जो कैदियों को रखते थे अंग्रेज, तो 100 से ज़्यादा डैमेज हो गए, वो सेल ख़त्म हो गए, इतना ज़्यादा सुनामी में नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जापान में सिर्फ 2 आदमी मरे थे उस सुनामी में, क्योंकि उनकी बिल्डिंगें गिरी नहीं। वो बिल्डिंगें ऐसी बनाते हैं कि वो अर्थक्वेक जो प्रोन एरिया है डैमेज नहीं होती। पहली बात तो वो लोहा नहीं डालते बिल्डिंगों में, स्टील डालते हैं, हमारे डालते हैं लोहा, और स्टील है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो बिल्डिंग मुड़ जाती है, टूटती नहीं, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और लोहा सख्त होता है, वो टूट जाता है। वो पेड़ देखा होगा ना, हवा से जो झूलता रहता है वो टूटता नहीं, वो कभी इधर जाता है कभी इधर, और जो बिल्कुल तना हुआ है सख्त, वो टूट ही जाता है। वैसे ही हाल है बिल्डिंगों का, तो वहाँ बिल्डिंगें गिरती नहीं। रिसर्च की है उन्होंने, उस तरह की बिल्डिंगें बनाई हैं, नुकसान नहीं होता है। चलो, रिसर्च कर रही है KU अर्थक्वेक से, DU अर्थक्वेक को लेके, आपने कहा मेरे भी ले लो 50,000 रुपये, P&L में 50,000 अलाउड। कोई इंडिया की कंपनी को डोनेट कर दो जो रिसर्च कर रही है, बार बार कह रहा हूँ, इंडियन कंपनी ओनली। रिसर्च कौन करे? इंडियन कंपनी, आप उसको दे दो। मान लो पता लगा टाटा वाले कोई रिसर्च कर रहे हैं AC को लेके, आपने भी जाके टाटा ग्रुप एक अच्छा नाम है, टाटा लॉयल है इंडिया के लिए। अभी कोरोना में रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दिए थे सरकार को, तो चलो टाटा ग्रुप एक अच्छा मतलब लॉयल ग्रुप है इंडिया के लिए। तो उन्होंने क्या किया, टाटा वाले रिसर्च कर रहे हैं, आपने भी लाख रुपए दे दिए टाटा ग्रुप को, साइंटिफिक रिसर्च कर रही है टाटा ग्रुप की कंपनी, तो लाख रुपए P&L में अलाउड। फॉरेन की कंपनी को नहीं देने, किसको देने हैं? इंडियन कंपनी को। किस लिए देने हैं? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो पढ़ो यहाँ नोट्स के अकॉर्डिंग, पहले 2 पॉइंट तो खुद रिसर्च की बातें करते हैं। एक केस हुआ, किसी ने ना बिल्डिंग बनाई, लैब तक जाने के लिए रोड बना ली, तो क्या ये भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग है रिसर्च वाली बिल्डिंग का? यस, क्योंकि लैंड जो के ऊपर जो रोड बनाई है रिसर्च लैब तक जाने के लिए, वो भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग है, उस पर भी क्या है आप 100% क्लेम कर सकते हो। तो खुद रिसर्च करो।
या 3 साल पीछे रिसर्च की है कोई, वो भी जोड़ लो, अलाउड। सी पॉइंट, रिसर्च सोशल साइंस स्टैट की किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को, अप्रूव्ड कॉलेज। अब सुनो, आपके पड़ोस में कॉलेज है, वो रिसर्च कर रहा कोई, क्या वो भारत सरकार से या इनकम टैक्स से अप्रूव्ड कॉलेज है क्या रिसर्च के लिए? आपने कहा नहीं, वैसे ही दे दी हमने, तो फिर नहीं अलाउड भैया। ऐसे तो फिर तुम झूठी रिसर्च के लिए दान दे दे के डिडक्शन लेते रहोगे। किसको दो? किसी और को दो तो वो अप्रूव्ड हो भारत सरकार से, जैसे नेशनल लैब है, आईआईटी है, यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड है, जो कॉलेज रिसर्च के लिए अप्रूव्ड हैं, जो कॉलेज, उनको दो, उनके पास अप्रूवल हो रिसर्च वाली सरकार से, तो डिडक्शन मिलेगी 100%। चाहे वो दूसरों को दो, सोशल साइंस की रिसर्च करें, स्टैट, मैथ की, चाहे साइंटिफिक, आईआईटी, यूनिवर्सिटी, किसी को भी दो। कंपनी को दो तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए दो। लास्ट पॉइंट, ई पॉइंट कह रहा है अगर एक कंपनी खुद रिसर्च करे तो कंपनी को अलाउड, हाँ उससे भी 100% अलाउड। पर कंपनी को कहा गया कि आप खुद रिसर्च करोगे तो शेड्यूल 11 वाली चीजों की रिसर्च ना करना। ओन रिसर्च बाय कंपनी, लैंड छोड़ दो बस, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, ये तो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। रॉ मटेरियल, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब क्या है? रेवेन्यू, सब 100% अलाउड है कंपनी को। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये ऊपर वाले भी तो यही कहते हैं, एक्चुअल में ये इसलिए है 35(2)(a) सेक्शन है इसका, सेक्शन 35(2)(a). एक्चुअल में ये सेक्शन का अब कोई लॉजिक नहीं रहा। 1 साल पहले तक यहाँ वेटेड डिडक्शन मिला करती थी कंपनी को, पहले 150% लाख खर्चती थी ना रिसर्च के लिए। हौसला बढ़ाने के लिए सरकार कहा कहती थी लाख खर्चा तो 1.5 लाख डाल दो P&L में कंपनी को, क्योंकि कंपनियां खुद रिसर्च अच्छी करने का लेवल रखती हैं, उनके पास ह्यूज फंड है। लेकिन भारत सरकार ने धीरे धीरे उसे घटा के ना 100% कर दिया। यानी अब चाहे कोई प्रोप्राइटर पार्टनर रिसर्च करे, चाहे कंपनी रिसर्च करे, खुद के बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करोगे साइंटिफिक, 100% अलाउड है लैंड छोड़ के। यानी पॉइंट नंबर 1, 2 या पॉइंट 35(2)(a)(b) वाला पॉइंट ई एक ही बात हो गया है। ये लिखा अलग अलग क्यों है? क्योंकि सेक्शन एक्ट में अलग है, और ये पहले बेनिफिट होता था, कंपनी को फालतू डिडक्शन मिला करती थी। अब वो रूल बदल के वो भी बराबर हो गया, तो ये सेक्शन 1 और 2 पॉइंट और ई पॉइंट जो है एक ही बात हो गया है। लैंड छोड़ के सारे खर्चे का कितना अलाउड होगा, चाहे आप कंपनी हो, चाहे प्रोप्राइटर, चाहे पार्टनरशिप, कितना अलाउड? 100%। समझ? हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग है, पर बिल्डिंग को ना वो कैटेगरी 1 में लेके अलाउड कर देता है। यानी एंड कंक्लूजन क्या है? बिल्डिंग अलाउड हो जाएगी, लैंड अलाउड नहीं होगी। अभी नीचे बताऊंगा, नीचे है। पर ये कह रहा है आप ऐसी चीजें नहीं बना सकते जो 11th शेड्यूल में है, जैसे वाइन पे रिसर्च करो, देश का फायदा नहीं। कई चीजों पे ना या तो रिसर्च अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए, या फिर रिसर्च क्या है ऐसी है कि ऑलरेडी हो चुकी है, उस पर रिसर्च करके क्या करोगे? जैसे वाइन के लिए क्या रिसर्च करनी है? छोड़ो, कहता है ये अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छी रिसर्च नहीं है। टबाकू पे रिसर्च, टूथपेस्ट पे रिसर्च, फर्नीचर पे रिसर्च, चॉकलेट पे रिसर्च नहीं करनी आपने देश के लिए कोई बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है चॉकलेट। अब वाइन पे रिसर्च क्या करेगा? कहता है कोई ऐसी चीज़ हो कि मज़ा तो, सुरूर तो वैसे ही चढ़े पीने के बाद, मन को खुशी मिले, कुछ होता होगा। सिगरेट है, देखा जाए वो धुआं सा खींचते रहते, क्या तो मज़ा आता होगा, एक बार तो ऐसे ही लगता है। वाइन है, मैरिज के बाद हम लोग गोवा घूमने चले गए, एक और साथ में कपल था, वो कहते हैं यार यहाँ फैनी बहुत फेमस है, एक घुट ले। हम लोग ड्रिंक करते नहीं थे, मुझे कहता है एक लेते हैं यार, यहाँ बहुत फेमस है, चल देखते हैं। इतनी कड़वी वो, इतनी कड़वी, तो एक सिप भी नहीं लिया गया। तो बाद में मैं आया, मेरा दोस्त कहता वो तो कहता अच्छे नहीं ड्रिंक कर सकते, कहता वो तो इतनी कड़वी होती है। कहता तुम नए खिलाड़ी, कहता तुम कैसे ड्रिंक कर लो चलो हम तो आज भी नहीं ड्रिंक करते, वैसे बात कर रहा हूँ भी उसका क्या टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कड़वा और जहर जैसा, और पता नहीं मज़ा तो आता ही है जो ड्रिंक करते हैं उनको, बाद में अच्छा फील होता होगा। तो टबाकू क्या देश के लिए फ़ायदा हो जाएगा? सरकार कहती है इस पर रिसर्च ना करो, वाइन पे, टबाकू पे। वो होता है ना, वो एक आजकल वो आ रहा है निकोटीन आता है क्या, स्मोकिंग छोड़ने के लिए निकोटीन, वो ले लो, सिगरेट छोड़ दे। फिर कोई बता रहा था भी उसकी आदत पड़ जाती, फिर वो सिगरेट तो छोड़ देता है, फिर वो निकोटीन मांगता है, कहता वो लाओ उसकी आदत पड़। तो वही बात है, नशा तो नशा ही है, कोई भी हो। चलो, तो इस पे रिसर्च नहीं करनी आपने,
फर्नीचर पे कोई रिसर्च, क्या रिसर्च करेगा, ड्रामा ज़्यादा करेगा डिडक्शन लेने के लिए, नहीं करनी। टूथपेस्ट पे रिसर्च नहीं करनी, कभी तो नमक वाला कह देते हैं, कभी कोयले वाला कह देते हैं, तो कभी हर्बल वाला, कभी नीम वाला, कभी कुछ ऐसे ही कहते हैं ना। चलो, तो वो नहीं करनी कहता है। 100% बाकी चीज़ों पर रिसर्च करो, अलाउड। तो केस लॉ क्या कहता है? कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसर्च के लिए हुआ, सेक्शन 35 की शर्तें पूरी हैं, अगर असेट खरीद ली, पुट टू यूज नहीं भी की रिसर्च के लिए, तो भी अलाउड। क्या नीचे केस है, नाम याद रखना जरूरी नहीं, गुजरात एल्यूमिनियम का केस है। क्या हुआ सुनो, आपने मशीनें खरीद ली रिसर्च के लिए, सब बिजनेस में पैसे लग गए, अभी रिसर्च नहीं भी शुरू हुई, कोई बात नहीं, आप वो रिसर्च के लिए खर्चा कर चुके हो, वो खर्चा 100% अलाउड है। आम डेप्रिसिएशन में तो होता है ना पुट टू यूज होनी चाहिए, पुट टू यूज की कोई जरूरत नहीं, खरीद ली तो भी अलाउड है। खर्चा लग गया ना जेब से, आ गई तो रिसर्च भी हो जाएगी, आएगी जब असेट्स तो अलाउड। नीचे रोड भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग है, अलाउड। कंपनी वाला पूछ रहे थे 35(2) भी नीचे बता रहा है, वैसे ऊपर तो लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग अलाउड नहीं, 100% बाकी चीजें अलाउड है, पर नीचे बिल्डिंग को ऊपर वाले ए बी सेक्शन में अलाउ कर दो, यानी अल्टीमेटली बिल्डिंग अलाउड। बिल्डिंग को 35(2) भी अलाउ नहीं करता वैसे, लेकिन पहले 2 कैटेगरी है ना, वहां कर दो, यानी अल्टीमेटली बिल्डिंग क्या है, अलाउड। सिर्फ क्या अलाउड नहीं है कंपनी को, लैंड। और किसी को कंपनी भी दे सकती है, हाँ, जैसे हम दूसरों को दे देते हैं, कंपनी भी दे सकती है दूसरों को। कितना अलाउड? साइंटिफिक रिसर्च के लिए दो, सोशल साइंस के लिए दो, आईआईटी को, नेशनल लैब को, अप्रूव्ड कॉलेज को, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड को, सीएसआईआर को, कितना अलाउड होगा, 100%। सोशल साइंस के लिए किसी यूनिवर्सिटी को दे दो, पॉपुलेशन मैथ स्टैट की रिसर्च के लिए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज को दो, 100% अलाउड। क्लियर? नेक्स्ट पे असेट अगर बिजनेस में यूज होगी तो क्या होगा, बता चुका हूं, जितना अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट है वो ब्लॉक में जाके जुड़ जाएगा, एग्जांपल दे चुका हूं। नीचे असेट बेच दी तो क्या होगा, यूज नहीं कर रहे, बेच दी, जितना पास्ट में राइट ऑफ हुआ वहां तक बिजनेस इनकम सरप्लस, उससे भी ज्यादा सरप्लस है तो क्या आएगा, कैपिटल गेन। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना, थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं सेट बेचने का केस। वैसे मैं बेचने का एग्जाम्पल दे चुका हूं, असेट रिसर्च कर दी बंद और बेच दी असेट। क्या कहता है पढ़ना, इलस्ट्रेशन 5 थोड़ा और क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है, सपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल असेट्स पे कितने का है, कैपिटल एसेट किस लिए खरीदी, फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कितने की खरीदी, 1 लाख रुपए की, ठीक है। फिर कहता है सेल कर दी, 2 केस हैं, सेल कितने में की, सोल्ड असेट, साइंटिफिक रिसर्च असेट बेच दी, सोल्ड फॉर कितने की बेच दी, 1 केस, कितने में बेच दी अगर 40,000 में, बी केस कितने में बेच दी अगर 1,10, 2 केस हैं। और अगर इस पे सेक्शन 35 में ऑलरेडी अलाउड अंडर सेक्शन 35 ए केस में कितना ऑलरेडी अलाउड है, 80, ए सिचुएशन देखना 80, तो अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट कितना पड़ा है, 20,000। और ए केस बेची कितने में आपने, सोल्ड फॉर, ए केस कितने में बेची, 40, कितना सरप्लस आ गया बोलो, सरप्लस 20। पास्ट में P&L से कितना लिया आपने, 80 तक तो ये कहां जाएगा, PGBP की इनकम होगा, कितने रुपए, 20 का 20 किसकी इनकम होगा, बिजनेस की। एक पार्ट हुआ है, 2 क्वेश्चन है एक्चुअल में, ए और बी। ए केस में कितना कितना P&L में डाल चुके ऑलरेडी, सेक्शन 35 में 80,000, अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट 20 अभी और आगे किसी हेड से अलाउ होना था, पर इसने असेट ही बेच डाली, कितने में बेच दी, 40, 20 सरप्लस आ गया। तो पास्ट में 80 तक तो ये बिजनेस की इनकम है, तो ये तो 20 ही है, सारा क्या हो जाएगा, बिजनेस। सिचुएशन बी पे आना, कितना अलाउड हो चुका है, अगर पास्ट में सिर्फ 20 अलाउड हो चुका है तो कितनी वैल्यू पड़ी अनएब्जॉर्ब्ड, 80, और 20 ए केस कितने में बेचा आपने, 1,10,000 रुपए में बेच दिया, 1,10,000, तो कितना सरप्लस आ गया, 30। तो पीजीबीपी में कितना जाएगा, पास्ट वाला 20 के बराबर, कैपिटल गेन में कितना आ जाएगा,
यानी सीधी बात है 30,000 का सरप्लस है, 30,000 फालतू बिकी है, तो 20 तक तो पास्ट में डेप्रीसिएशन वो अलाउड हुआ है P&L में, उतना तो P&L में गया तो बिजनेस इनकम मान लो, उससे ऊपर क्या आ जाएगा कैपिटल गेन। समझ आ गया ये? बोलो कोई डाउट? 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 पे आना, इलस्ट्रेशन 6 पे आना। समझ आया ना? 2 क्वेश्चन कर दिए मैंने, ये आ गया ना समझ? ये पास्ट में पूरा अलाउड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं होंगे। 20 ही अलाउड हुआ क्योंकि प्रॉफिट ही 20 बचे होंगे। 80 अभी कहीं और से काटना था, रिसर्च बेच दी, सेट बेच दी एक 10 में, 30,000 फायदा। 30 में से 20 तो पास्ट में P&L में कम हुआ है तो बिजनेस की इनकम, उससे ऊपर 10,000 कैपिटल गेन। या यूँ समझ लो ओरिजिनल असेट लाख की थी, एक 10 में बेची, ओरिजिनल से भी ज़्यादा, क्या आएगा कैपिटल गेन 10,000। बिल्कुल ये वही है जैसे आपने पावर यूनिट में किया था, वहाँ नाम अजीब थे, टर्मिनल, बैलेंसिंग चार्ज, बस यहाँ वो नाम नहीं है, बाकी चीज़ वही है। सही है? बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मिस्टर प्रवीण कुमार नाम का एक आदमी है, रिसर्च करता है मार्च 22 वाले साल में, यानी कि 21-22 में पेमेंट करता है रिसर्च वाली किसी के लिमिटेड नाम की कंपनी को, और ये साइंटिफिक रिसर्च इनका मेन ऑब्जेक्ट है। एक कंपनी है जिसका काम रिसर्च करने का है, उसको दे रहा है कितने? 20 लाख। एक कॉलेज को दे रहा है, कॉलेज का नाम क्या है? LMN कॉलेज, उसको 15 लाख दे रहा है। एक और कॉलेज को दे रहा है, उस कॉलेज का नाम क्या है? OPQ, कितने दे रहा है? 10। नीचे नोट पढ़ो क्वेश्चन में क्या देता है। थर्ड पॉइंट के बाद के कंपनी जो है के लिमिटेड और LMN कॉलेज जो है इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है, रिसर्च पर्पस के लिए अप्रूव्ड हैं, और इनकी जो पेमेंट है वो रिसर्च के लिए है। इसका मतलब OPQ कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है, उसने 3 में से ऊपर वाले 2 को बोला अप्रूव्ड हैं, तो कितनी मिलेगी डिडक्शन इन PGBP अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? किस किस की मिलेगी? बोलो फर्स्ट, किसको दिया पेमेंट? टू किसको दिया? किसी के लिमिटेड नाम की कंपनी को। कितना? 20 लाख। 20 लाख की 100% कितनी मिल जाएगी? 20। P&L में डेबिट कर लेना 20 लाख। ओके, फिर किसको दिया? पे टू LMN कॉलेज, अप्रूव्ड है ये भी रिसर्च के लिए, तो इसको 100% कितनी मिल जाएगी? 15 लाख। थर्ड पेमेंट किसको दिया? पेमेंट टू OPQ कॉलेज, और ये कॉलेज जो है नॉट अप्रूव्ड, रिसर्च के लिए अप्रूव्ड नहीं है डिपार्टमेंट से। ऐसी मोहल्ले वाले कॉलेजों को दे दोगे तो डिडक्शन यूं ही ले लोगे फ्री में बिना दिए, जान पहचान वाले कॉलेजों को दिखा दोगे दे दिया और डिडक्शन ले लोगे। इसलिए इनकम टैक्स कहता है हमसे क्या होना चाहिए? अप्रूव। नेक्स्ट फोर्थ, पेमेंट मेड टू नेशनल लैब। फोर्थ, पेमेंट टू नेशनल लैब। नेशनल लैब को कितना पैसा दिया? इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो भारत सरकार की लेबोरेटरी है, कितने % मिलेगी? 8 लाख। फिर कहता है फिफ्थ पॉइंट, क्या? मशीन खरीदी रिसर्च के लिए, प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो कितना पैसे की मशीन खरीदी? 25। खुद रिसर्च कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% अलाउड है, 25 लाख। सिक्स्थ क्या कह रहा है? सैलरी दी स्टाफ को, सैलरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कितनी दी? रेवेन्यू खर्चा है 12, 100% कितना अलाउड? 12 लाख। तो बस एक ही अलाउड नहीं, बाकी सारे 100% अलाउड है। कितना हो जाएगा? 80। ये सेक्शन आसान हो गया, पहले बड़े चक्कर थे इसमें, कई जगह 125% मिलती थी, लाख 2 सवा लाख P&L में। कंपनियां खुद रिसर्च करती थी, 150% अलाउड था। तो अब खेल खत्म हो गया, आसान हो गया स्टूडेंट के लिए भी, इतने 5 पार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं। खुद कह लो ना, कंपनी हो चाहे प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, इस साल करे या पिछले 3 साल में रिसर्च करे, 100% अलाउड। दूसरों को दे, साइंटिफिक चाहे सोशल। अब इसमें भी 2 पॉइंट की क्या जरूरत है? सोशल साइंस के लिए 2, स्टैट के लिए, मैथ के लिए चाहे साइंटिफिक 100। पहले इसमें भी फर्क था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते थे तो ज़्यादा मिलती थी, सोशल साइंस के लिए कम मिलती थी। अब तो वो बराबर हो गया, तो ये पॉइंट भी C और D भी कंबाइन कर दो, फर्स्ट सेकंड और E पॉइंट कंबाइन कर दो, सीधा है 100% ही मिलनी है। समझ आया? ये चीज़ है। अनअब्जॉर्ब्ड वाला अमाउंट क्या है बता दिया। पर 115 BAC ऑप्ट किया ना, 115 BAC ऑप्ट किया तो 35 सेक्शन की डिडक्शन नॉट अलाउड।
इसलिए 115 BAC का पंगा ना लेना। अगर साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा कर रहे हो ना तो 115 BAC ऑप्ट मत कर लेना। अगर 115 BAC ऑप्ट कर लिया ना तो बड़े नुकसान हो जाएंगे। कई बार ये लगता है सरकार ने बनाई क्यों है, जब इतने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है इसके तो कौन ऑप्ट करेगा। हाउस प्रॉपर्टी में कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट नहीं कम करना, कहते थे सैलरी में डिडक्शंस नहीं लेनी स्टैंडर्ड, और वो कई और अलाउंसेस में डिडक्शन नहीं, आपको पता है। अगर 115 BAC ऑप्ट करो, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगता, 32(1)(2)A वाला 20% एडिशनल नहीं लगता 115 BAC वाले को, और ये भी अलाउड नहीं होती। तो इसलिए 115 BAC ध्यान से ऑप्ट करना, नुकसान ज़्यादा है फायदे कम, ये बात है। चलो ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, असेसी क्लेम फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। क्या DLF ने दान दिया 8 लाख रुपए हरियाणा यूनिवर्सिटी को, किस लिए? DLF ने 8 लाख रुपए दान दिया हरियाणा यूनिवर्सिटी को, किस लिए दान दिया है? हरियाणा यूनिवर्सिटी को कुछ मर्जी करो, स्टैट की रिसर्च हो चाहे साइंस की हो, यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मीन सरकारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। और कहता है अगर ये रिसर्च साइंटिफिक होती फिर क्या है, 100% ही अलाउड है, रिसर्च जो मर्जी हो। थर्ड कहते हैं पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी को डोनेट कर रही है रिसर्च के लिए, कर सकती है, कर सकती है। कंपनी कौन सी होनी चाहिए? इंडियन, 100% अलाउड है, अलाउड। फिर दान दिया एक और सोशल साइंस की रिसर्च के लिए, अलाउड। स्टेट की रिसर्च के लिए, हाँ, आपके बिजनेस से रिलेटेड चाहे ना हो, जब आप खुद रिसर्च करते हो ना तो आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को दे रहे हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं, सरकार कहती तू रुकता क्यों है, दे पैसे, तेरे को डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। समझ आया ये? इसी में देखना नेक्स्ट सेक्शन 35 AD। 35 AD में वो कह रहा है, हो गया ना 35, कोई डाउट? 35 AD में कह रहा है एक लिस्ट दे देता हूं, कहता ये लिस्ट वाला कोई भी काम करोगे, इस तरह का बिजनेस करोगे, लैंड छोड़ दो, बस लैंड गुडविल छोड़ दो, बाकी जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है लिख लो P&L में। फिर वही लालच, यहां तो रिसर्च करनी थी, मुश्किल काम था। सुनो, मैं सेक्शन 35 का बेनिफिट उठा सकता हूं, मैं रिसर्च कहाँ कर पाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा, या मैं किसी को दूं तो अलग बात है, लेकिन और देने से भी क्या होगा। देखो मैं लाख रुपया अगर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दूंगा तो क्या होगा, देखो इसका मीनिंग समझो, ये ना समझो लाख दे दिया लाख बच गया फिर तो हर कोई दे देगा, ठीक है ना। अगर लाख रुपया दे के लाख बच जाए तो अपना तो कुछ गया ही नहीं, फिर तो दान का दान, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलेगा और लगा कुछ नहीं, लगेगा बहुत कुछ। आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लाख रुपए दे दो, क्या होगा इससे? लाख रुपया कहाँ जाएगा? आपके P&L में। आपके प्रॉफिट कितने कम हो जाएंगे? 1 लाख। आप चल रहे हो मान लो 7-8 लाख की इनकम स्लैब में घूम रहे हो, 8 की जगह आपकी इनकम कितनी आ जाएगी? 7। कितना टैक्स बच जाएगा? 20,000। अगर आप 20% स्लैब में हो 20, अगर आप 20-25 लाख रुपए की इनकम स्लैब वाले बंदे हो, लाख रुपए रिसर्च के लिए दे दोगे, लाख रुपए प्रॉफिट कम हो जाएगा, कितना टैक्स बच जाएगा? 30,000। 30 बच गया, लेकिन लाख रुपए गए भी तो उसी जेब से, 70,000 रुपये गए। ये समझ लो ये तो वो बात है कि जेब से गए 70 और दिल को खुशी लाख रुपए की हो रही है, ये वो बात है। ये ना सोचना लाख दिए लाख बच गए, फिर तो बांटते ही फिर होड़ लग जाएगी, मेरे से भी ले लो, मेरे से भी ले लो, वो बात नहीं है। तो लाख दे के टैक्स बचेगा आपका, लाख जेब से जा रहे हैं, टैक्स बच रहा है 20 या 30,000, स्लैब पे डिपेंड करता है। और बाय चांस आप 5 लाख वाली स्लैब में हुए तो कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि 5 लाख तक तो वैसे ही टैक्स जीरो है। बंदे की इनकम 4 लाख है, वो 50,000 रुपये यूनिवर्सिटी को दान दे आता है, क्या हो जाएगा? 3.5 इनकम पे भी टैक्स जीरो है, 4 लाख पे भी जीरो है, आपको पता है 87 माफ़ करवाता है, तो उसको क्या फ़ायदा हुआ इनकम टैक्स में? कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो सामने वाले कहते हैं मेरे को क्या फ़ायदा हुआ रिसर्च के लिए दे, भैया फ़ायदे के लिए दान थोड़ी दिए जाते हैं, तुझे रिसर्च के लिए दान दिया, तुझे वो फ़ायदा होगा। लोग गौशाला में जाके चारा डालाते और वो सोचे फ़ायदा हो, फ़ायदा वैसा फ़ायदा नहीं होता कि उधर 100 रुपये का चारा डाला उधर 100 रुपये कमाई होगी, वैसे फ़ायदा हो, भगवान अच्छा करेगा, वो फ़ायदा होगा। तो ये वही चीज़ है। लेकिन फिर वही बात,
अब तनिष्क को पता लगा, अच्छा ये बात, अच्छा मैं तो ये सोच रहा था अभी लाख दूंगा, लाख रुपए टैक्स बचेगा, लाख नहीं बचने वाला। इसलिए आपको क्या लग रहा है सन 35 में ज़्यादा लोग पैसा देंगे? नहीं लगता। जो दिल से दान वान देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वही देंगे, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। ऐसा जब पहला कोरोना आया तो बड़े लोगों ने खूब कुछ बांटा, ये वो, हमारा फाउंडेशन साथ चले फाउंडेशन के नाम से हमने खूब मास्क बांटे और लोगों ने हमें खूब पैसा दिया। जो क्लाइंट वगैरह थे हर एक सीए के पास, उनसे जो खर्च करना चाहते थे कंट्री के लिए, खूब बांटा। लेकिन जब सेकंड वेव आ गई तो वो खुद खाली हो गए, जो पहले दान दे रहे थे, क्योंकि बिजनेस बंद हो गए, काम फेल हो गए। वो कहते हम कहाँ से दें, हमारा तो खुद हाल ऐसा हो गया। तो सेकंड वेव ज़्यादा नुकसान कर गई थी, क्योंकि वही प्रॉब्लम थी, लोगों के काम धंधे फेल हो गए थे और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी। थर्ड वेव तो शांत हो गई, आई नहीं, हवा सी थी लास्ट ईयर 2021 में, पर कंट्रोल हो गया। चलो, तो पैसा जो है वो कई बार लोग बातें करते थे कि यूके में, यूएस में सरकार क्या कर रही थी, लोगों को अकाउंट में घर बैठे पैसा डाल रही थी सरकार। यूएस ने डाला कितने 12 हज़ार डॉलर, कितने रुपए हर महीने हर आदमी के घर में बिना देखे। उनके रिकॉर्ड तो है सिटीजन का, हर एक सिटीजन के अकाउंट में। कौन क्या, गरीब तो वहाँ कोई है ही नहीं। गरीब कौन है? अभी दुबई गए थे, वहाँ भीख मांगने वाला कोई दिखा ही नहीं गई। मांगेगा कौन वहाँ की शेख हर कोई करोड़पति है, सरकार ने इंतजाम ही ऐसे कर रखे हैं, वो हर कोई करोड़पति है, भी कौन मांगेगा वहाँ? तो वही है, कमी केस है वहाँ। फिर भी सरकार ने सब लोगों के अकाउंट में 10,000 डॉलर महीने के 12,000 डॉलर डाले, इटली ने, इंग्लैंड ने, यूएस ने। और हमारी सरकार देना तो क्या हमें कह रही थी, आओ देश के लिए तुम दो, सरकार हमसे दे रही थी। उल्टा काम था, सरकार कह रही थी लोगों को तुम दो पैसे, सरकार ने लोगों को देने तो छोड़ो, लिए थे पैसे। हाल ऐसा था। देश बड़ा है, सरकार भी क्या करे, 130 करोड़ जनता है, खाने भी बैठेंगे तो बड़े बड़े भंडार खाली हो जाते हैं। सरकार भी क्या करे, बांटा सरकार ने वैसे, पर खाने वाले बहुत है ना, तो राशन कहाँ का कहाँ जाता है। 130 करोड़ जनता, रिकॉर्ड में है 135 करोड़, और बिना रिकॉर्ड वाले तो पता ही नहीं कितने, जो सेंसस वालों की गिनती में आई नहीं, झुग्गी झोंपड़ी में कोई गया ही नहीं पूछने कितने बच्चे हैं। वह देख लो जी, 2 इधर बैठे हैं, 2 एक उधर बैठा, कहता देख लो 4 के लिख लो बस, ठीक है। आधे तो शर्म करते हैं, बताते नहीं पूरा, क्या शर्म कर आती है अभी कितने बताएं। और कईयों को लगता है पूरे बता दिए ना तो राशन कार्ड कट जाएगा, बेनिफिट खत्म हो जाएंगे, बच्चे कम बता देते हैं और होते ज़्यादा हैं। तो इसी सेंसस डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन जो है उसमें कितना डाटा सही है, इसमें भी डाउट है। हम हैं 130-135 करोड़ या और ज़्यादा हैं, कह नहीं सकते। चलो, अब आगे एक सेक्शन 35AD कहता है छोड़ो यार 35, वो तो तुम दोगे नहीं इतने पैसे, तो बेनिफिट ज़्यादा नहीं। ऐसा करो, हम एक बिजनेस बताते हैं, तुम कोल्ड स्टोर बनाओ। अच्छा काम है कोल्ड स्टोर, बड़ा स्कोप है कोल्ड स्टोर का, क्योंकि आजकल कोल्ड स्टोर में क्या नहीं है। आप जो आइसक्रीम खाते हैं अमूल की, अमूल से रोज माल आता है क्या? अमूल से डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठा माल लेके कोल्ड स्टोर में स्टोर कर लेता है करोड़ों का माल, और निकाल के दुकान वालों को देता रहता है। हैमर और ये आइसक्रीम आती है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, कंपनी से माल उठा लेता है लाखों का, कोल्ड स्टोर में रखवा देता है, किराया देता रहता है, जैसे दुकान वाले से ऑर्डर आता है निकाल के दुकानों को देता रहता है, ऐसे ही होता है। तो कोल्ड स्टोर का वाकई में देश में बड़ा स्कोप है, और है कमी हमारे यहाँ, कोल्ड स्टोर ज़्यादा नहीं है अपने देश में, कम है, इसलिए सामान सड़ जाता है, गल जाता है, किराए बहुत हैं, जो थोड़े हैं वो किराया ज़्यादा लेते हैं। सरकार लालच दे रही है कोल्ड स्टोर बनाओ, जितनी बिल्डिंग बनाओगे, जितनी मशीनें लगाओगे, सारी 100% क्या है P&L में लिख लो, ताकि आपके प्रॉफिट क्या आ जाएंगे, कम, और टैक्स की क्या हो जाएगी उस साल बचत। सिर्फ क्या नहीं लिखना, लैंड गुडविल या कोई बिल वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह खरीदे वो नहीं, लैंड गुडविल वगैरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ दो। क्या खरीदा आपने, आपको जी रेवेन्यू तो हमेशा ही अलाउड है, हाँ, बिजली पानी का बिल, स्टाफ की सैलरी, वो तो अलाउड सभी को होता है, वो तो अपा स्पेशल बिजनेस ना भी करें, कोई भी बिजनेस करें तब भी अलाउड। लेकिन अगर 35AD का स्पेसिफाइड बिजनेस करोगे ना आप, तो आपको क्या है, कैपिटल वाले भी सारे अलाउड होंगे। क्या, लैंड छोड़ दो, बिल्डिंग, मशीनें, कंप्यूटर, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना अलाउड होगा, 100%। सुनो, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो गए ये, लैंड अलाउड नहीं है, लैंड, गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये छोड़ दो, बाकी बिल्डिंग, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, जितने भी
कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये कितने अलाउड हो जाएंगे? 100% इन फर्स्ट ईयर अलाउड है। और अगर पिछले सालों में साइंटिफिक रिसर्च की तरह भी पिछले साल में खर्च कर दिया, बिजनेस इस साल शुरू हुआ, कोई बात नहीं, अब आप बुक्स में दिखा दो खर्चा, वो अलाउड। मशीनें खरीदी पिछले साल, अलाउड। करना क्या है? ये आपने कौन सा बिजनेस करना है? 35 AD कह रहा है स्पेसिफाइड बिजनेस, इनमें से कोई बिजनेस करना है। अगर आप इनमें से कोई बिजनेस कर लोगे देश के लिए अच्छा है। आपको लालच क्या दे रहा है? इनकम टैक्स, रेवेन्यू तो सभी को अलाउड होते हैं, तुझे कौन से अलाउड हो जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। करना क्या है? या तो कोल्ड स्टोर बना ले, या एग्रीकल्चर का सामान रखने के लिए क्या बना ले। आज भी बेचारे किसान माल कैसे रखते हैं? अरबों करोड़ों रुपए का माल, हजारों टन लाखों टन माल एक प्लास्टिक की शीट के सहारे पड़ा है जगह जगह। देख लो, आपने देखा होगा, गोडाउन नहीं है देश के पास अनाज रखने के, रियलिटी है ये। आपने देखा होगा रोड साइड चलते कई बार वो अनाज का ढेर लगा के हट टाइप, ऊपर प्लास्टिक की शीट ढकी होती है, करोड़ों लाखों मन अनाज सिर्फ उस प्लास्टिक की शीट के सहारे पड़ा है। और प्लास्टिक की शीट कभी प्रोटेक्ट कर भी पाती है और कई बार नहीं। मान लो अनाज कैसे सड़ता है, बारिश आ गई, पानी नीचे भर गया, शीट ऊपर से पानी से बचा रही है अनाज को, नीचे पानी, वो गल जाता है, सड़ जाता है, सारा अनाज खराब हो जाता है। ऐसा है। वैसे तो हमारे यहाँ ये है कि अनाज इतना स्टोर करती है भारत सरकार कि 10 साल देश में एक दाना भी ना उगे तो देश को खिला सके। देखो अभी ये तो पता लगेगा जब ज़रूरत पड़ेगी। सरकार का ये क्लेम है कि हमारे पास इतना अनाज है, लड़ाई छिड़ जाए कोई, न्यूक्लियर वॉर, ये वो, इतना अनाज स्टॉक है हमारे पास। सरकार कहती है एक दाना भी देश में ना उगे, 10 साल जनता को खिला सके। लेकिन यहाँ उग उग के भी मर रहे हैं आधे भूखे, वो अलग बात है। आधों को अब भी नहीं खाना मिलता, बिना कोई लड़ाई हुए ना कुछ हुए, तब भी नॉर्मली मर जाते हैं। लड़ाई होगी तो सरकार का कहना है वैसे हम वैसे ही खिला देंगे आपको 10 साल तक। इतना मतलब मेरा कहना है स्टॉक करती है सरकार इतना अनाज। ये फूड कॉरपोरेशन वाले स्टॉक करते हैं, राशन डिपों के थ्रू माल नहीं देते। खैर अब तो राशन डिपो पे हर आदमी को मिलता ही नहीं है, वो थोड़े बेचारे गरीब लोग हैं उनको ही मिलता है, बाकियों का बंद कर दिया सरकार ने। तो आप कोल्ड स्टोर बनाओ, एग्रीकल्चर का वेयर हाउस बनाओ सामान रखने के लिए, शुगर को रखने के लिए वेयर हाउस बनाओ, हनी का प्रोजेक्ट लगाओ, हनी प्रोजेक्ट, बी वैक्स का प्रोजेक्ट लगाओ, अच्छा है देश के लिए, शहद के प्रोजेक्ट लगाओ, या क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, गैस वगैरह की पाइपलाइन डालने का प्रोजेक्ट, या उसको स्टोरेज का प्रोजेक्ट लगा लो। आप क्या होने चाहिए? इंडियन कंपनी जो किसी बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो, उससे अप्रूव्ड कंपनी है, उससे टाई अप करके इंडिया में प्रोजेक्ट लगा रही है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन डालने का, गैस पाइपलाइन वगैरह इस तरह। या आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी, और इंडिया के किसी बोर्ड या सरकार से क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव। ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो देश में आज भी कमी है, वैसे नो डाउट पिछले 10 साल में बहुत काम हुआ इंडिया में, ये रोड और ये फ्लाईओवर कितने बन गए, फिर भी कमी तो है। अभी आप जाओगे ना क्लास के बाद, फाटक से जाओगे, पहले यहाँ से निकलते हो, पहले डर एक माइंड में होता है कि कहीं बंद ना हो, दिक्कत होती है ना। तो ये गलत बात है। क्या हम आधा घंटा इसीलिए टाइम फ्री हमारा खड़ा हो देखते रहे कब ट्रेन जाएगी? ट्रेन चलती हिसार से फाटक यहाँ बंद करके बैठ जाते हैं। तो कोई सिस्टम तो कर लो सेट। वैसे तो अपन इतनी डेवलपमेंट कर ली कि कोई पास आ जाए तो बंद कर लो, कहना जी हमें पता नहीं लगता, कैलकुलेशन गलत हो जाती, ट्रेन आ जाए फिर, तो इसलिए वो ना पहले ही बंद कर लेते हैं 25 किलोमीटर दूर ही, और पता ट्रेन वेट करते रहो। आधी बार तो ये फाटक क्या है, ट्रेन निकल गई फिर ही नहीं खुलता, वो कहता आगे 20 मिनट में और आने वाली है। बड़ी दिक्कत होती है। वैसे देश में ये तो बंद खत्म होना ही चाहिए। ये तो बेसिक नीड है, अंग्रेजों के बनाए हुए हैं ये। 80 साल पहले फाटक ही अंग्रेज बना गए थे। इंडिया में 90% रेलवे लाइन आज भी अंग्रेजों वाली यूज़ कर रहे हैं। ये फाटक भी अंग्रेजों का है, अपने नहीं बनाया हुआ, और ये फाटक सिस्टम भी उनके हैं। हाँ, हमने तो उसके बाद फ्लाईओवर काफ़ी बना लिए, पर काफ़ी जगह अब भी नहीं बने, ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। हरियाणा पंजाब में हो तो ठीक हो, यूपी में उत्तराखंड में दिखाते थे स्कूल के बच्चे नदी में से पैदल जा रिस्क लेके स्कूल जाते हैं। नदी के ऊपर पुल नहीं है, क्या करें बेचारे।
इस तरह का हाल है कंट्री के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वाकई में सुधार हुआ है नो डाउट 10 साल में, और भी ज़रूरत है। कंपनियां सुना होगा आपने, L&T कंपनी है बड़ी फेमस, L&T कंपनी सुना है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, L&T, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती हैं, पुल बनाने के, रोड बनाने के, हाईवे बहुत ज़बरदस्त बने हैं नो डाउट। ये जो हाईवे बना है ना अभी नेशनल हाईवे, ये दिल्ली वाला, इसकी तो 20 साल 15 साल की कंपनी की गारंटी है, टूट गया तो कंपनी ठीक करेगी, ऐसे मतलब बढ़िया काम हुआ है नो डाउट, और भी ज़रूरत है। तो ऐसी कंपनियों का हौसला बढ़ाने के लिए सरकार कहती है आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाओ, काम बनेगी कंपनियां तो काम भी होंगे। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है मशीनें वशीनें डल OP&L में। और क्या करना है आपने, और आपने 100 बेड से बड़ा हॉस्पिटल बनाना है। देश में वाकई कमी है, 100 बेड हॉस्पिटल नहीं है, होने चाहिए हर गांव शहर, गांव तो चलो छोड़ो, शहर में हो जाए बहुत है, 100 बेड के हॉस्पिटल होने चाहिए। कोई ट्रेजेडी आ जाए, 100 बेड होने का मतलब ये नहीं कि जगह खुली ले लो और 100 बेड लगा दो। 100 बेड का इंतजाम हो कि एक साथ 100 पेशेंट के लिए ऑक्सीजन हो, 100 बेड के बंदों को संभालने के लिए डॉक्टर हो, उतनी एम्बुलेंस हो, इतना। अब छोटे शहर में कोई बनाता नहीं है, सरकार से लाइसेंस मिल जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाए तो बढ़िया रहता है, सरकार भी हेल्प करती है ऐसे हॉस्पिटल की, पर बनाते नहीं ना छोटे शहर में, खाली पड़े रहेंगे, खर्चा कौन उठाएगा। तो ये चीज़ है, 100 बेड का हॉस्पिटल बना लो, आपको जितना खर्चा होगा बेड पे, बिल्डिंग पे, मशीनों पे 100% अलाउड। 2 स्टार या उससे अबव का होटल बना लो। ये होटलों की भी कमी है, स्टार होटल, 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार ऐसे होटल बना लो। अब लाइसेंस होता है इसका 5 स्टार का, 7 स्टार का, वो लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार जितना पैसा होटल पे लगेगा, बिल्डिंग पे, मशीनों पे 100% अलाउड, पहले ही साल अलाउड। अच्छी बात है देश के लिए होटल बने। ये डेरा जो इधर प्लेग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है डेरा में, यहाँ पे एक मैच हुआ था, IPL हुआ या ICL मैच हुआ था, तब सर्वे किया गया कि क्यों ना आप यहाँ इसको इंटरनेशनल ग्राउंड में डेवलप कर दें, यहाँ भी इंटरनेशनल मैच हो जाए, इंडिया लेवल के रणजी ट्रॉफी है वो। फिर बाद में वो रिजेक्ट हो गया, क्यों? उन्होंने पहली कंडीशन बताई कि यहाँ 5 स्टार होटल नहीं है। मैच वहीं हो सकता है जहाँ पे 5 स्टार होटल हो। इस शहर में क्योंकि 5 स्टार होटल नहीं है तो ये ग्राउंड को कभी भी डेवलप उस लेवल पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वहाँ पे अंपायर आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, वो 5 स्टार में ठहरते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं मैच देखने, वो 5 स्टार में ठहरते हैं। यहाँ 5 स्टार है नहीं, तो इसलिए इस ग्राउंड को अप्रूव नहीं किया जा सकता। ऐसा तो ये कंडीशन लगा दी थी, नहीं तो ये अप्रूव होता। तो कमी है ऐसे होटल्स की, कमी है। यहाँ तो दुकान के ऊपर होटल खुले हैं काफ़ी, ऐसे होटल नहीं 5 स्टार 2 स्टार 7 स्टार हो। या स्लम एरिया को डेवलप करो। जितना बड़ा शहर होता है ना डेवलपमेंट, उतना बड़ा स्लम एरिया होता है, आपको पता ही है। शहर की खूबसूरती के पीछे गंदा एरिया भी है, बेचारे क्या करें, उसको साफ रखने वाले तो बेचारे वही रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में। स्लम एरिया JJ कॉलोनी, JJ कॉलोनी कहीं भी उसका नाम होता है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। JJ कॉलोनी अपने भी है, उसकी फुल फॉर्म है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। और बॉम्बे के अंदर JJ कॉलोनी जो है वहाँ की धारवी, 25 लाख जो झुग्गी झोपड़ी हैं बताते हैं, 25 लाख झुग्गी झोपड़ी हैं। एक में 3-3 4-4 रहते हुए तो 75 लाख 1 करोड़ तो वही हो गए मान के चलो। तो वो स्लम एरिया, और वो काफ़ी पक्का कर दिया बॉम्बे में वो, लेकिन अभी भी काफ़ी कच्चा है, बैकवर्ड एरिया है। उसको डेवलप करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया सरकार से आपने, आपको भी जितना मशीनों पे लगे 100% अलाउड। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर SC/BC पर्सन। SC/BC लोगों को सरकार ना कई बार घर बना के देती है सस्ते। आपने हुड्डा की तरफ गए, हुड्डा की तरफ, वहाँ पे सावन स्कूल और एक शिवपुरी भी है, उसके बैक साइड वो फ्लैट बने हुए हैं, बने ना फ्लैट, वो फ्लैट ये थेड़ मोहल्ले वाले ऐसे लोगों को दे रखे हैं। वैसे तो हुड्डा वाले परेशान है उधर बड़ी प्रॉब्लम है उधर, जगह के रेट डाउन हो गए उधर। चलो, तो स्लम एरिया जो है वहाँ रहते थे उनको वहाँ बसा दिया सरकार ने, ऐसे फ्लैट बनाती है सस्ते। तो जितना भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट पे पैसा लगाओगे 100% अलाउड। या सेमी वेफर कंडक्टर ये होता है जैसे LED में सर्किट होता है या आपके CPU में होता है एटसेट्रा, इनमें ना वो एक होता है, वो फैब्रिकेशन होता है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, वो नहीं होता एक ट्रांजिस्टर टाइप छोटा सा होता है जिससे वो सिग्नल जाता है, ऐसा कुछ।
तो वो कुछ बनाते हो तो वो बिजनेस भी इसमें कवर है। तो एक लिस्ट दे दी इन्होंने, सीधी बात। और अगर मान लो मैंने होटल बना दिया पर मैं किराए पे दे देता हूँ कि ठेके पे, कोई बात नहीं, डिडक्शन मुझे मिलेगी। होटल बेचा तो नहीं ना मैंने, मेरे पास होटल है, मैं उस पर डिडक्शन लेता रहूँगा, चाहे मैं उसको खुद चला रहा हूँ चाहे मैंने किसी को किराए पे दे दिया, डिडक्शन मिलेगी। तो पूरी लिस्ट है, इनमें से कोई बिजनेस करो, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, एग्रीकल्चर वाला, या क्रॉस कंट्री गैस की पाइपलाइन डालने का बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का बिजनेस, या हॉस्पिटल, अफोर्डेबल हाउसिंग, फर्टिलाइजर का काम कर लो आप। फर्टिलाइजर अच्छी बात है, देश में फर्टिलाइजर बने, फर्टिलाइजर बनाते हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट, 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल, या कोई कंटेनर डिपो बना लो। कंटेनर डिपो का मतलब होता है कस्टम स्टेशन पे ना सामान आ जाता है शिप से, अब लोग धीरे धीरे लेके जाते हैं, तो एक बार के लिए कहाँ रख दिया जाता है, कंटेनर में डाल के डिपो में। तो वो डिपो की भी कमी है, रेलवे स्टेशन पे भी तो देश में कमी है, जगह नहीं है, शेड तक नहीं है रेलवे स्टेशन पे, माल ऐसी अपने है शेड, सिरसा रेलवे देखना जाके है ही नहीं, छोटा सा शेड है बस, वहाँ बंदे खड़े होंगे कि सामान रखा जाएगा, रिस्क पे है, सामान है ही नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो कवर कर दे। उसके ऊपर जो फुटपाथ बना है वो ऊपर जाने का, वो ओवर ब्रिज वो भी अभी बना है कुछ टाइम पहले, पहले नीचे जंप लगा के जाना पड़ता था, जंप लगा के आगे जाओ, अब तो वो बना दिया पैदल जाने का रास्ता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूरी है। अब देखो अगर डिपो बना दो तो वो भी अच्छी बात है, हनी का प्रोजेक्ट, शुगर को स्टोर करने का प्रोजेक्ट, स्लरी पाइपलाइन, स्लरी पाइपलाइन होती है ऐसी पाइपलाइन जिससे आयरन जाता है, लोहा मेल्ट हो गए, जैसे गैस की पाइपलाइन होती है, पेट्रोल की पाइपलाइन होती है, ऐसे ना एक स्लरी पाइपलाइन होती है, ये बिछाने का काम करते हो, जिससे क्या मेटल मेल्ट होके कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा मेल्ट करके पाइप के थ्रू। तो ऐसी पाइपलाइन बिछाने का काम करते हो। तो इनमें से कोई काम कर लो 100% आपको डिडक्शन मिलेगी। बस नया काम करना है, पुराने को तोड़ फोड़ करके नया नाम नहीं देना, कहते नया बिजनेस हो गया। पुरानी चीज़ें मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 20%, बस नया बिजनेस लगा लो। अच्छा भी बहुत बड़ी लिस्ट है, इनमें से कोई काम कर लो आप, जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, P&L में लिख लेना। अगर पिछले साल खर्च कर दिया बिजनेस इस साल शुरू, तो इस साल के बुक्स में ले आओ, वो भी अलाउड पूरा, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू तो अलाउड सबको ही होते हैं, आपको कैपिटल वाले भी सारे अलाउड, कौन से छोड़ के, लैंड, गुडविल। और अब मान लो मैंने इनमें से कोई काम कर दिया, 10 लाख की एक मशीन खरीद ली, इनमें से कोई काम कर दिया, ठीक है, 2 साल हो गए, मुझे 100% 10 लाख P&L में लिखने दे दिया, मुझे सरकार ने कहा सुमित 8 साल तक तू ये काम करता रहे ये वाला, फिर तो तू बढ़िया मजे में डिडक्शन ले लेके तू काम बंद कर देगा ना। ये तूने अगर हनी का प्रोजेक्ट लगा लिया ना, तो ये मशीनें लिख ले P&L में, पर 8 साल तक मशीनें ये यूज़ करनी है, बेचनी नहीं। मैंने अगर 8 साल के अंदर बेची तो 10 लाख की डिडक्शन मिली थी ना, इनकम टैक्स कहता है कैंसिल, तेरी सुमित क्या मान ले, 10 लाख बिजनेस की इनकम माइनस। अगर ये डिडक्शन ना मिली होती तो तू क्या डेप्रिसिएशन लगाता। मान लो एक बिल्डिंग है 10 लाख की, मैंने P&L में डाल दी, 2 साल बाद कर दिया मैंने वो बिजनेस बंद इन वाला, तो 10 लाख रुपए जो खर्चा आया था वो क्या बन जाएगा, इनकम, माइनस 2 साल का डेप्रिसिएशन करना, 10 लाख का पहले साल का 10% 1 लाख, 9 लाख का 10% 90। यानी अगर ये पंगा ना होता 35 AD का, तो 2 साल में मैं कितना P&L में डेप्रिसिएशन डालता, 1 लाख और 90, 190। तो इनकम टैक्स कहता है चल 10 लाख इनकम में जोड़ ले वापिस, 190 काट ले, तो नेट 8,10,000 रुपये तेरी बिजनेस की इनकम में जोड़ ले। तूने ये बिजनेस 8 ईयर के अंदर बंद क्यों किया, बंद नहीं करना था। नई मशीनें खरीदो, इंडिया में यूज्ड मशीनों से देश का फायदा होगा नहीं। हाँ इंपोर्ट कर लो फॉरेन में पड़ी हुई मशीनें इंडिया में, तो मिल जाएगा ये 35 AD, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, पढ़ लोगे 35 AD। क्वेश्चन नंबर 9, 10 होमवर्क में पढ़ लेना। और इस बिजनेस का लॉस इसी बिजनेस की इनकम से कम होता है, कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड होता है, किसी दूसरे बिजनेस से कम नहीं होता। इनमें से कोई बिजनेस में लॉस ही आएगा, लॉस ही आएगा ना, क्योंकि रेवेन्यू खर्चे, पूरी मशीनें, पूरी बिल्डिंग P&L में आएगी, तो नेचुरल है लॉस आएगा। पर इस लॉस को इनमें से किसी बिजनेस में आपस में कर लो, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड अगले साल भी इसी बिजनेस से करना है, किसी और बिजनेस से नहीं। कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पढ़ लोगे।
तो कल देखते हैं नेक्स्ट इसमें।